ये अभी हम केवल इस कानून के क्रियान्वयन से लेकर दावे प्रपत्रों तक की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है अभी जितने लोग बैठे हैं वो सभी अध्यक्ष और सचिव हैं और जिम्मेदार साथी हैं और दूसरी जगह से भी हमारे साथी की जगह सभी को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ साथ मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। समय के अभाव में हम केवल वहीं पे फोकस करते हैं जहाँ से हमारा काम शुरू होगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस कानून को हम अपने किस तरीके से पढ़ें जैसे घर की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हिंदुओं के लिए गीता कुरान हमारे लिए यही सब कुछ है। हमारे लिए संविधान की जो मूल भावना है, जो प्रस्तावना है, वो लागू न होके तो हमारे ये 15 दिसंबर 2006 को जो कानून इस देश की संसद में पास किया है जिसका नाम है और अन्य परंपरागत वन निवासी वनाधिकारों की मान्यता कानून 2006, वनाधिकार कानून 2006 और ये अभी जो कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन एवं सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा कानून और सामुदायिक दावों को भरने के बारे में सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए ये एक मैनुअल बनाई है। उसी के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसको बताने में बहुत आसानी हो रही है। ये आप सब लोग जानते हैं कि जन संघर्ष की देन है वनाधिकार कानून। इस कानून के पीछे की जो कहानी है, जितने साथी आज जुड़े हुए हैं मानिकपुर, चित्रकूट और तमाम जहाँ-जहाँ हमारा संगठन है, जहाँ-जहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उन सबको पता है कि ये कानून हमें बड़े संघर्षों के बाद मिला है। और 15 दिसंबर का वो दिन, उस दिन हम लोग जंतर मंतर पे थे जब इस देश की संसद ने इस कानून को पास किया है। भले ही 56 साल के बाद इस कानून को पास किया है, जिसमें एक बात भी लिखी गई है कि पिछले 60 साल से ऐतिहासिक न्याय हुआ। इस बात को स्वीकार कर इस देश की लोकसभा ने इस कानून को मान्यता दी। मान्यता देने के साथ साथ जो लोग जंगल में निवास करते हैं उनको वन भूमि पर सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन पर मालिकाना हक, कानूनी अधिकार को मान्यता दी है। ये नहीं, वन अधिकार अधिनियम 2006 वन भूमि पर ग्राम सभा के अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान कर, ये महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा को इस कानून में अगर ग्राम सभा को हम समझ लेते हैं तो पूरे कानून का आधा हिस्सा हम बहुत ही तरीके से समझदारी के साथ समझ जाएंगे और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राम सभा को ज्यादा तरजीह दी गई है, ज्यादा मान्यता दी गई है। जो भी फैसले ग्राम सभा लेगी वो ही अंतिम फैसला होगा, ये इस कानून में दिया गया है। वनाधिकार कानून जहाँ व्यक्तिगत तौर से वन भूमि पर मालिकाना हक, खेती करने के अधिकार को कानूनी मान्यता देता है, वहीं सामुदायिक अधिकारों के तहत ग्रामीणों को, भूमिहीनों को भी, जिसके पास कोई भी जमीन नहीं है, वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार, जैसे लघु वन उपज संग्रहण, उसको इकट्ठा करना और उसको खरीदना और बेचना, ये इसके कानून के अंतर्गत दर्शाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत है सामुदायिक दावा का समुदाय के लिए अर्थ। सामुदायिक दावा महत्वपूर्ण मामला, ये व्यक्तिगत दावों के साथ साथ व्यक्तिगत दावा तो हमें भरना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सामुदायिक दावा को भरना। यह कानून ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है, ग्राम सभा को सर्वोच्च मानता है, इसलिए ग्राम सभा को मजबूत करना सबसे पहला काम है। ग्राम सभा अगर हमारी मजबूत है तो इतना ही हमारा जो दावा होगा वो भी उतना ही मजबूत है। दावा पहला कदम है, हमारी पहचान का आधार है। बिना दावे के कोई बातचीत शुरू नहीं हो सकती। सामुदायिक दावा करने का मतलब है हमारा हो गया है किसी अफसर, किसी कोर्ट या किसी वनाधिकार कानून के तहत हमारे पूर्वजों का था, उसका हमने दावा किया है और उस पर अपना दखल कायम किया है। ये हमारा जो दावा है वो दर्शा रहा है। सामुदायिक दावा संगठित होकर ही किया जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामुदायिक दावा भरने के लिए सबसे पहले संगठन जरूरी, संगठन के माध्यम से ही सामुदायिक दावा भरा जा सकता है, इसलिए संगठन को मजबूत करना और सदस्यों के लिए दावा भरने की तैयारी बहुत ही जरूरी है। दावा का पुनर्दखल कार्यक्रम है। पुनर्दखल का मतलब जिस चीज को आज हम वन विभाग जिस तरीके से है, जंगल पर जबरदस्ती कब्जा जमा है, तो हमारा इसको पुनर्दखल है। हमारे पूर्वजों ने इस जंगल को आबाद किया है, इसको बचा के रखा है, तो हम पुनः फिर इसमें पुनर्दखल करें। और इस पुनर्दखल के करने के लिए संगठित होना बहुत आवश्यक है। संगठन सामुदायिक दावे इस व्यवस्था में नहीं मिल पाएंगे।
दावा भरना बैंक खाता खोलने के फॉर्म भरने जैसा नहीं है। ये यह दावा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे पुश्तैनी अधिकारों को का एक इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों का इतिहास को दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। दावे के तहत हमारे तमाम जंगलों का हिसाब-किताब रखने का एक बहुत बड़ा काम है। हमारे ग्राम सभा, टोला, वो गाँव चाहे सर्वेक्षित हो या ना हो, जंगल का कितना क्षेत्रफल है, कितने पेड़ हैं, कौन-कौन से पेड़ हैं, उस जंगल में किस-किस प्रकार की जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, किस तरीके की पशु-पक्षी हैं, पहाड़ और झरने, चट्टान, देवस्थल, मरघट, प्राचीन कोई भी इस तरीके की जो हमारी पहचान को दर्शाता है, हमारे पूरे जो पूर्वजों की संस्कृति है उसको दर्शाता है। उन दावे का मतलब है कि हमारे 500 साल का इतिहास है। इससे जिस तरीके से सरकार ने इसमें एक महत्वपूर्ण तारीख है 13 दिसंबर 2005। 13 दिसंबर 2005 केवल अनुसूचित जनजाति के लिए लिखा गया है। बाकी के लिए 75 साल के प्रमाण की बात लिखी गई है, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं। विरोध ही नहीं, बल्कि इस जंगल से 75 साल का नहीं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हमारे बड़ों का बहुत रिश्ता है। हम 500 साल के इतिहास को दर्ज करने की बात इस दावे के माध्यम, जो हमारा सामुदायिक दावा होगा, उसके माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। हम तो बल्कि वन विभाग से ये जानना चाहेंगे कि आपका 75 साल का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में ये बताएँ। इतना ही नहीं, जब इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद 2007 में कुछ भी जब पूरे देश के विभिन्न जगहों पर इसको क्रियान्वयन नहीं किया गया, पुनः फिर अनुसूचित जनजाति मंत्रालय ने 2012 में इसके लिए संशोधन किया गया और एक और गाइडलाइन प्रस्तुत की गई। इस सामुदायिक वन संसाधन का तीसरा फॉर्म 2012 में आया, जिसमें जोड़ा गया जो पूरे गांव के दायरे में जंगल का दावा करने के प्रावधान को जोड़ा गया। कानून को लागू करने की नोडल एजेंसी आदिवासी मंत्रालय ने यह आंकड़ा दिया कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आने वाला लघुवन उपज जैसे तेंदुपत्ता, शहद, लाख, बांस, आंवला आदि से मोटे तौर पर 50,000 करोड़ का राजस्व एक साल में 50,000 करोड़ का राजस्व पैदा होता है, जिसे बिचौलिए, जिस तरीके से वन निगम, उससे जुड़े ठेकेदार और अन्य माफिया हड़प लेते हैं। इस लघुवन उपज पर पूरे अधिकार मिलने से जो वन आश्रित समुदाय है, जो आज का बेरोजगार तबका है, उसको रोजगार मिलने के बेहतर मिलना ही मिल सकता है और विकास के कई क्षेत्रों में बेहतर हो सकता है। वनाधिकार समिति में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनाधिकार समिति में महिलाओं की भागीदारी को 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ये मैं नहीं बल्कि 2012 का वनाधिकार कानून में जो अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के द्वारा संशोधन किया गया, उसमें दर्शाया गया है। वनाधिकार समिति को जंगलों का देखरेख और उसका प्रबंधन व संरक्षण के लिए समिति बनाने की जिम्मेदारी भी इस कानून के तहत दी गई है, यानी कि हमें जंगल की सुरक्षा भी करनी है। अब अगला मांग ये है कि चरणबद्ध तरीके से कुछ जिसमें हमें कानून की धारा और उपधारा सहित समझाया गया है। चरण 1 से लगा के 7 तक इन बिंदुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें ग्राम सभा को चिन्हित करना या निर्माण, चरण 1 में निर्माण करना, ग्राम सभा ऐसे ग्राम सभा होंगे जो वनों पर अपनी जीविका के लिए जो निर्भर हैं, तथा यह ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है। 18 साल से ऊपर के जितने भी वयस्क हैं, उनसे मिलकर बनती है। ऐसे सभी राजस्व ग्राम, वन ग्राम, टोंगिया ग्राम, पाड़ा, टोला या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर ग्राम पंचायत भी नहीं है, वहां ग्राम सभा बनाई जा सकती है। और ये इसके प्रमाण के लिए हम अगर कानून की किताब खोल के देखते हैं, तो धारा 2 के 6 में ये चीज़ दर्शाई गई है। अगला बिंदु, ग्राम सभा के अधिवेशन में कोरम सभी सदस्यों की 1/3 उपस्थिति से होगी। किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए और उसमें जो निर्णय लिए जाना है, उसमें सभी सदस्यों की 1/3 उपस्थिति होना आवश्यक है। ये नियमावली 4 के तहत 2 में दिया गया है, 4 की उपधारा 2 में दर्शाया गया है। ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार करना, जिसमें ग्राम वनाधिकार समिति का गठन का प्रस्ताव लिया जाएगा। ग्राम सभा के प्रस्ताव का प्रारूप अगली उसमें दर्शाया गया है। नियमावली धारा 3 की उपधारा 1 में दर्शाया गया है। ग्राम वनाधिकार समिति में कम से कम 10 से 15 व्यक्तियों को निर्वाचित करना, जिसमें महिलाओं की संख्या आधी होनी आवश्यक है। 1/3 सदस्य अनुसूचित जनजाति, और जहां अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां कम से कम 1/3 सदस्य
महिलाओं का होना आवश्यक है। ये भी नियमावली धारा 3 के 1 में दर्शाया गया है। ग्राम वनाधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव का चुनाव व सभी सदस्यों का नाम प्रस्ताव में लिखकर उनके हस्ताक्षर व ग्राम सभा के हस्ताक्षर कर उपखंड स्तरीय को सूचित करेगी। ग्राम सभा में ही केवल गांव के ही सदस्यों को, उसमें कोई सरकारी डिपार्टमेंट का, सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी ग्राम वनाधिकार समिति का पदाधिकारी नहीं हो सकता। ग्राम सभा ही उनको ग्राम वनाधिकार समिति के सदस्यों को चुनेगी और चुनने के बाद उन चुने गए सदस्यों में से अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेगी। उसके बाद ग्राम सभा के गठन व ग्राम वनाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव का प्रारूप, ये सभी के लिए आवश्यक है। वैसे तो आप ने लिखा होगा और लिख भी रहे होंगे। एक पूरे हमारे संगठन से की तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें सभी के लिए एक आसानी रहेगी। वनाधिकार कानून 2006 के तहत उस गांव का नाम, वन प्रभाग, ग्राम सभा का गठन व ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का गठन। आज दिनांक, जिस तारीख में आपकी ये गठन की प्रक्रिया होगी, वहां पर दिनांक लिखा जाएगा और हम समस्त ग्राम निवासी, जिस गांव के रहने वाले, उस गांव का नाम और तहसील का नाम, जिला का नाम और राज्य का नाम होगा। और लिखने के बाद को संसद द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 के तहत अपनी ग्राम सभा का गठन कानून की नियमावली की धारा 3 के तहत ग्राम सभा के सदस्यों की खुली बैठक में की तथा इसी धारा के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का चयन किया गया है। इस कानून की धारा 2 उपधारा 6 में ग्राम सभा से ऐसी ग्राम सभा विपरीत है जो ग्राम सभा के सभी व्यस्त सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परंपरागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समिति चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, हमें कानून के तहत में रहने वाले ग्राम सभा, उस गांव का नाम, तमाम आधार पर ग्राम सभा का गठन किया गया है। स्तरीय वनाधिकार समिति का गठन किया गया है। यह ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की सभी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन संसाधनों का सत्यापन करेगी। वह उपखंड स्तरीय समिति को दावों को सौंपेगी। मतलब ग्राम सभा हर एक दावे पर पत्रों को उनका परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद, पास करने के बाद उपखंडीय समिति को सौंपेगी। दावे से संबंधित जितने भी दस्तावेज एवं प्रमाण होंगे उसे उपलब्ध कराने के लिए ग्राम वनाधिकार समिति कार्य करेगी। यह समिति सामुदायिक वन संसाधन का नक्शा तैयार करेगी तथा वनों के व्यवस्थापन व देखरेख के लिए ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्य योजना तैयार करना और उसका संसाधन और नक्शा नजरिया होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास जीपीएस द्वारा नक्शा बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी बनता है तो ग्राम सभा के लोग, ग्राम वनाधिकार समिति के लोग उपखंडीय समिति को ये कहेंगे कि वो नक्शा नजरिया बनाने में हमारी मदद करे और अपने तरीके से अपना नक्शा बनाएंगे और उसका लगभग क्षेत्रफल भी लिखने का प्रयास करेंगे। वनों में वन्य जंतु एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए समिति ग्राम सभा में कार्य करेगी, प्रशिक्षण लेगी व ग्राम सभा के सदस्यों को भी प्रशिक्षित करेगी। पर्यावरणीय उस मामले को देखते हुए हम ग्राम सभा के लोग ही आपस में तय करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे और ये इसको रखेंगे। ग्राम स्तरीय समिति द्वारा इसी कानून के तहत वन उत्पाद और जड़ी बूटियों को संग्रह कर पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को गांव में विकसित किया जाएगा। साथ ही जो कोई भी ग्राम सभा का सदस्य, समिति अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी या कोई अन्य इस कानून के विरुद्ध काम करेगा, उसके खिलाफ कानून की धारा 7 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जीविका से जुड़ा हुआ मामला है कि हम लघु वन उपज का संग्रहण करेंगे, उसे जो बेचने का काम करेंगे और इस कानून के लागू होने में अगर कोई भी संस्था या कोई भी किसी भी विभाग का कर्मचारी, अधिकारी इसमें बाधक सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ कानून की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दंड का भी प्रावधान है। वन अधिकारियों की मान्यता से संबंधित बनाए गए किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या तो इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के जुर्माने से जो 1000 रुपए तक होगा उससे दंडित किए
दंडित किए जा सकते हैं। वन विभाग द्वारा किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जैसे भूमि से बेदखल करना बिना किसी पूर्व सूचना के, अक्सर वन विभाग अब भी ये काम कर रहा है कि लोगों को बेदखल, जमीन से बेदखल करने के काम कर रहा है, घरों को उजाड़ने का काम कर रहा है, फसल को जलाने का काम कर रहा है, नष्ट करने का काम कर रहा है, सामान लूटने का काम कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, समुदाय के लोगों के साथ मारपीट करना व हत्या जैसे उत्पीड़न के खिलाफ भी यह ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति कार्य करेगी। वह वन ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के चुने हुए सदस्यों के नाम दिए गए हैं नीचे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्राम सभा को इस धारा के तहत किसी भी डिपार्टमेंट को जो भी उसमें बाधक सिद्ध होगा उसको नोटिस देने का प्रावधान है, जिसकी प्रतिलिपि हमें उपखंडीय समिति और जिला स्तर समिति को देना आवश्यक है। तो यहाँ पर सभी चुने गए सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर आएंगे। फिर चरण 2 है ग्राम सभा ग्राम वनाधिकार समिति के कार्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता कि उत्तराखंड मुन्नीलाल जी में फैसला दिया था जिसमें लिखा गया था, राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था कि इस कानून के नियम 5, 7 और 9 के तहत राज्य स्तर कार्रवाई करे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा ग्राम वनाधिकार समिति उसी नियम के तहत ये दिया गया। वनाधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी ग्राम सभा, और उनसे संबंधित दावों की सुनवाई भी करेगी। खुली बैठक में हर एक दावे प्रपत्रों की सुनवाई होगी, उसका सत्यापन की प्रक्रिया होगी। दावेदारों की सूची तैयार करेगी। दावेदारों के दावे के ब्यौरों का एक रजिस्टर रखेगी। नियमावली की धारा 4 की उपधारा 1 ख में दर्शाया गया है। रजिस्टर का आगे की तरफ हमें इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से वो रिकॉर्ड रखना है। सामुदायिक वन संसाधन से मतलब है किसी ग्राम सभा की परंपरागत सीमाएं, जहां तक वन है और चारागाही समुदाय के लिए ऐसी भूमि और जंगल जो उनके मौसमी उपयोग के लिए लाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में आरक्षित वन, संरक्षित वन अभ्यारण्य और नेशनल पार्क भी शामिल होंगे, जहां पर समुदाय की परंपरागत की पहुंच थी। कानून की धारा 2(1) है। ये तो इसमें तो दर्शाया गया, लेकिन प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुधवार नेशनल पार्क के कोर जोन में बसे हुए सूरमा गांव को आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है उसको राजस्व का दर्जा दिया गया है। ये इसके लिए हम एक प्रमाण के तौर पर एक सिद्ध कर सकते हैं। ग्राम वनाधिकार समिति को राज्य के अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम वनाधिकार समिति को राज्य के अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नियमावली 4 की उपधारा 3 के तहत गांव के लोगों से बनी हुई ग्राम वनाधिकार समिति और ग्राम सभा को जो कर्मचारी अधिकारी गण हैं, जो राज्य सभा के अधीन काम करते हैं, जो विभाग हैं, जो नोडल एजेंसी हैं, उनका कर्तव्य है कि ग्राम सभा को मदद करने। चरण 3 है ग्राम सभा ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा दावे फाइल करने, उनका अवधारण और सत्यापन करने की प्रक्रिया नियमावली की धारा 11 के तहत। ग्राम सभा दावे स्वीकार करने के लिए वनाधिकार समिति को प्राधिकृत करेगी। ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति जब खुली बैठक होगी उसमें 2/3 लोग इकट्ठे होने चाहिए, और वो ग्राम वनाधिकार समिति को प्राधिकृत करेगी, प्राधिकृत या अधिकृत करेगी और दावे की मांग करेगी, दावे आमंत्रित करेगी वो दावे भरने के लिए। नियम धारा 11 के 1 का में ये दर्शाया गया है। सामुदायिक वन संसाधनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई तारीख तय करेगी और नजदीक की ग्राम सभा और उपखंड स्तरीय समिति को सूचित करेगी। उपखंड स्तर की समिति को सूचित करने का काम करेगी। इसके लिए नियम धारा 11 के तहत 11 के 1 ख में दर्शाया गया है। ग्राम वनाधिकार समिति ग्राम सभा को इन कार्यों में मदद करेगी। नियम 11 के 2 में ये दर्शाया गया है। यानी कि ग्राम वनाधिकार समिति अपने आप को ही सर्वोपरि ना समझे, इसमें पूरा अधिकार जो है वो ग्राम सभा को दर्शाया गया है। और ग्राम वनाधिकार समिति मदद करने का, यानी कि पोस्टमैन का काम करेगी। उपखंडीय समिति और ग्राम सभा के बीच का काम ग्राम वनाधिकार समिति करेगी। जैसे दावे के समर्थन में साक्ष्यों को प्राप्त करना, स्वीकृति देना, उन्हें रखना, दावों साक्ष्य नक्शे के साथ अभिलेख तैयार करना, दावेदारों की तैयार करना और सत्यापन करना,
दावे के स्वरूप और विस्तार के संबंध में अपने निष्कर्षों को ग्राम सभा के समक्ष उनके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी और प्राप्त किए गए प्रत्येक दावों को ग्राम वनाधिकार समिति के द्वारा लिखित में अभिस्वीकृत किया जाएगा। कह रहे क्या? ग्राम वनाधिकार समिति प्रारूप ख और ग में सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए ग्राम सभा की ओर से दावे तैयार। एक फार्म जो है, जो दावे प्रपत्र है उसमें ख और ग को भरना आवश्यक है। उनके संदर्भ में आगे बताया जाएगा। ग्राम सभा के निष्कर्षों की प्राप्ति के बाद वनाधिकार समिति पूर्व सूचना पर बैठक करेगी, समुचित संकल्प पारित करेगी और उसे उपखंड स्तर समिति को भेजेगी। ग्राम वनाधिकार समिति पूरी आम सभा की बैठक बुलाएगी और उसमें ये सुनिश्चित करेगी, संकल्प पारित करने के बाद उसको उपखंडीय समिति को अग्रसारित करेगी। चरण 4 में ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा दावों को सत्यापन करने की प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दावे प्रपत्रों के सत्यापन करने के लिए जो नियम धारा 12 के 1 में दर्शाया गया है, दावेदारों और वन विभाग को सामुदायिक दावे के स्थल पर निरीक्षण की सूचित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें जो है सूचित करेगी और साथ में पूरी ग्राम सभा रहेगी और इनको स्थल का निरीक्षण करेगी। यदि किसी दूसरे ग्राम सभा, ये सीमा का मामला है, एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा के बीच में अगर सीमा का मामला है तो, या कोई अंतर विरोध है, या फिर किसी वन क्षेत्र का उपयोग एक से ज्यादा ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, तब समीप की ग्राम सभा को भी संयुक्त बैठक में आमंत्रित किया जाना और लिखित में निष्कर्ष प्रस्तुत करना, यानी कि समझौता कराना। ये नियम धारा 12 की 3 में दर्शाया गया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि दावों को अस्वीकृत या रिजेक्ट करने का अधिकार केवल ग्राम सभा को है। इसमें वन विभाग, उपखंड समिति, जिला समिति किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चरण 5, वन अधिकारों के निर्धारण करने के लिए साक्ष्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियम 13 जो साक्ष्य के लिए हमें, वैसे तो ये दर्शाया गया है कि नियम 13 के तहत कोई भी दावेदार 2 साक्ष्य लगाए तो उसको माना जाएगा। इसमें क्या लगा सकते हैं? अंग्रेजी जमाने का गजेटियर, जो अभी रोमा जी और माता दयाल जी में बातचीत चल रही है, गजेटियर को पढ़ना और देखना आना चाहिए, भले ही वो अंग्रेजी में है या दूसरी भाषा में है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पक्ष का कागज है, इसीलिए इसको लगाना हमारा आवश्यकता है, हमारी बनती है। अगर नहीं भी मिल रहा तो उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे अंग्रेजी जमाने का गजेटियर है, जनगणना है, सर्वेक्षण है, बंदोबस्त की रिपोर्ट, मानचित्र, उपग्रही चित्र, वन विभाग के वर्किंग प्लान यानी कार्य योजना, हर एक इलाके का वर्किंग प्लान है। जहां पर हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, जिस पर हम दावे की बात कर रहे हैं, वहां वर्किंग प्लान की योजनाएं हैं, प्रबंध योजनाएं, लघु योजनाएं, वन जांच रिपोर्ट, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज चाहे किसी नाम से भी हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्ट, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख। सरकारी दस्तावेज कुछ भी हैं जो हमारे पक्ष में है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर वन विभाग के द्वारा कोई मुकदमा भी दर्ज है, वो भी हमें साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदान आवाज निकाल दे, आवाज वो फोन आमंत्र है। हमारे साथी लोग चुप रहे क्योंकि मुन्नीलाल जी आपने अपने म्यूट कर लिए क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। सुकालो दीदी उसको म्यूट पे लगा दिए। जी मुन्नीलाल जी बोलिए। हाँ आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी आमिर भाई, जी मैं पूछने वाला था कि पीपीटी प्ले करना था क्या? हाँ पीपीटी हम चला सकते हैं, वैसे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर चल जाएगा तो ठीक है, लोग देख पाएंगे, उसको साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे ठीक है, सॉरी मैंने प्ले नहीं किया वो। कोई नहीं ओके जी। मुन्नीलाल जी बहुत अच्छा चल रहा है, अब चले, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हम तो नियम 13 के तहत हम ये बता रहे थे कि साक्ष्य के रूप में हम क्या लगाएंगे? मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गृह कर रसीदें, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज केवल व्यक्तिगत अधिकारों के लिए। ये केवल ये समझना बहुत आवश्यक है, जो व्यक्तिगत अधिकार है उनके लिए लगाना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कानून में कहीं नहीं लिखा गया है। जैसे हमारे
कहीं कहीं ये लगे गए हैं कि जाति प्रमाण पत्र लगाया गया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अर्ध न्यायिक या न्यायिक अभिलेख, जो मैं अभी पहले बात कर रहा था मुकदमे का मामला, अभिलेख जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश, निर्णय, वन विभाग द्वारा दर्ज मुकदमों की प्रति, उसके प्रति निर्णय आदेश, कोई भी चीज हो इस तरीके का हम वो लगा सकते हैं। तत्कालीन रजवाड़े या प्रांतों या अन्य ऐसे प्राप्त कोई अभिलेख जिसके अंतर्गत नक्शे अधिकारों के अभिलेख, विशेषाधिकार, रियायतें आदि हैं। ऐसे हमारे वन क्षेत्र में बहुत जगह हैं जो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक कुएं हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, ऐतिहासिक ऐसे बहुत ऐसी कुएं हैं, कब्रिस्तान हैं, पवित्र स्थल हैं, पुराने खंडर हैं। पूर्व भूमि अभिलेखों में दर्ज पुराने समय के गांव, बेचारी की गांव के वैद्य निवासियों के रूप में पुरखों को पता लगाने वाली वंशावली, जहाँ पे हमारे पहले लोग थे और वहां से उजड़ चुके हैं, उसकी जगह भी हमें इसके नक्शे नजरिए उसको लगा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण है ग्राम सभा के बुजुर्गों के लेखबद्ध बयान। हमारे इलाके में जितने भी हमारे वन क्षेत्र में बसे हुए बुजुर्ग हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा। इस समय जितने भी बुजुर्ग हमारे क्षेत्र में हैं, हमारे गांव में हैं, हमारे किसी पाड़े में, टोले में हैं, उनके आप कथन, उनके बयान आप नोट कर लीजिए। ये कामयाब हैं ही, लेकिन बाद के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो हमें बुजुर्गों का कथन लिख करके तैयार रखना चाहिए, जिसके पास नहीं है उनको भी। अब हम चरण 6 की बात करते हैं। चरण 6 में दर्शाया गया है सामुदायिक दावों के लिए अन्य और साक्ष्य। नियम 13 के 2 में सामुदायिक दावा, जो हमारे पूरे इस कानून की जो इसकी जो मूल भावना है, उसके तहत जो है इस सामुदायिक दावे को भरने के लिए नियम 13 के 2 में निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी नाम से जाने जाते हों, निस्तार के रूप में हमारी जड़ी बूटियां, हमारे चरागाह हैं, जो हमारा लघुवन उपज महत्वपूर्ण है, जहाँ इस समय रोजगारी का संकट है। अभी इस तरीके से इस देश के सरकार के द्वारा स्वरोजगार की बात करने की बात करती है, आत्मनिर्भर होने की बात करती है। हमारा ये कहना है कि हमारे इस कानून को लागू करो, हमें किसी के आत्मनिर्भर वाली बात के इस तरीके के स्लोगन की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हमारी जो वो है आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी। हम अपने आप जो है अपने आप को सुदृढ़ साबित करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत चाहे वो जड़ें हो, कंद, चारा, अन्य खाद्य फाल, अन्य लघुवन उत्पाद जमा करने के क्षेत्र में, मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियां, मानव व पशुधन के उपयोग में आने वाले जल के स्रोत, औषधीय पौधों का संग्रहण। अभी तक क्या है कि जो हमारी लघुवन उपज है, जो शुरुआत में भी दर्शाया गया है, जो हमारी लघुवन उपज है वो ठेकेदारों के माध्यम से, वन निगम के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, जिसका एक साल में 50,000 करोड़ रुपए का जो वार्षिक लेन देन है वो 50,000 करोड़ का है। और अगर ये लोगों के हाथ में आ जाए तो 50,000 करोड़ हमारे वन क्षेत्र में बसे हुए उन तमाम महिला पुरुष जो बेरोजगार हैं, ये उनके हाथ में रहेगा। स्थानीय समुदाय द्वारा बनाई गई संरचनाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, गुफाएं, तालाब, नदी, कब्रिस्तान या शमशान गृह, ये हम साक्ष्य के रूप में हैं। जैसे देहरादून में हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि मुस्तफा चोपड़ा जी ने जो वहाँ के पहले कुएं हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, पूरा लिखा गया है। ग्राम सभा, उपखंडीय समिति और जिला स्तर समिति वनाधिकारों के निर्माण करने के लिए ऊपर दिए गए एक से अधिक साक्ष्य, अगर इसमें से हमने एक भी लगा दिया तो हमारे एक मिनट मुन्नीलाल जी, एक मिनट मैं कह रहा हूँ साथी लोग अपना म्यूट कर दें, क्योंकि आप जब बोलने लगते हैं तो आवाज में परेशानी आने लगती है। सारे साथी लोग अपना म्यूट करें, कहीं से आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। एक बार हमारा Redmi 7 Galaxy J2 वाले जो है उन्होंने म्यूट नहीं कर रखा है, वो म्यूट कर दें सारे साथी लोग। जी मुन्नीलाल जी, आप बोलिए। ये चरण 7 में ये समिति के कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण सबको समझना आवश्यक है। दावेदारों को दावे के फॉर्म, प्रारूप है और गय को आसानी और निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। जितने हमारे पास दावे प्रस्तुत करने के लिए हम देंगे, 3 किस्म के दावे हैं हमारे। व्यक्तिगत दावे प्रपत्र, सामुदायिक दावा प्रपत्र वो गय है, तो इनको निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम उपखंडीय समिति का होगा। यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन कोरम के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति से किया जाए।
ग्राम सभा का जो बैठक है उसमें जो है वो निष्पक्ष रूप से कराया जाए। यह समिति ग्राम सभाओं को नाजुक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता, वन्यजीव वन और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्तव्यों और वनाधिकारों के दावेदारों को कर्तव्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उपखंडीय समिति इन तमाम चीजों के बारे में ग्राम सभा और ग्राम वनाधिकार समिति के सदस्यों को अवगत कराने के साथ साथ उनको प्रशिक्षित करेगी और जो कमजोर किस्म के पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जानकारी देगी और उनको सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण देने का काम करेगी। ग्राम सभा और वनाधिकार समिति को वन राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी। ये भी उपखंडीय समिति का कर्तव्य है कि ग्राम सभा को वनाधिकार समिति को वन का और राजस्व का मानचित्र जो अभिलेखों में दर्ज है उसको उपलब्ध कराएगी। आसपास के ग्राम सभा के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाने का, जहां पर दूसरा गांव है, पड़ोस के गांव है, सभी गांव को इकट्ठा करने के साथ साथ उपखंडीय समिति आपस में सामंजस्य बिठाने का काम उपखंडीय समिति का है। ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी। ग्राम सभा के द्वारा ग्राम सभा भी अपने मानचित्र तैयार करेगी, उसको समेकित करेगी और उसको दुरुस्तीकरण का काम करेगी। दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव और मानचित्रों का परीक्षण ग्राम सभा के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया है उसका और दावे प्रस्तुत किए गए उनका परीक्षण करने का काम भी उपखंडीय समिति को करना होगा। ग्राम सभाओं के प्रस्तावों से व्यथित व्यक्तियों जिनके ऊपर राज्य द्वारा मुकदमे भी दर्ज हैं, अर्जियों की सुनवाई भी करेगी। मान लीजिए कोई ऐसा दावा प्रपत्र है जिसका ग्राम सभा में कोई निस्तारण नहीं होता, उपखंडीय समिति ऐसे दावेदारों को सुनने का काम भी उपखंडीय समिति को करना पड़ेगा। सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य करने के बाद प्रस्तावित वनाधिकारों को ब्लॉक और तहसील वार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा के द्वारा जब पूरे दावे प्रपत्रों का सत्यापन कर लिया जाता है, उनका दुरुस्तीकरण कर लिया जाता है, तो सरकारी अभिलेख में दर्ज करने के लिए प्रस्तावित दावे प्रपत्रों को वनाधिकार ब्लॉक स्तर पर तहसील में उनका प्रारूप तैयार करने का काम ये उपखंडीय समिति को करना पड़ेगा। प्रस्तावित वनाधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अंतिम निर्णय के लिए, जब उपखंडीय समिति अपना पूरा परीक्षण का काम कर लेगी तो अंतिम निर्णय के लिए उसको जिला स्तरीय समिति को भेजेगी, जहां से हमें अधिकार पत्र मिलेंगे। जिला स्तर की समिति भी आगे दर्शाई गई है। जिला स्तर की समिति नियम धारा 8 के तहत है। जिला स्तर की समिति के क्या कर्तव्य हैं ये इसमें दिया गया है। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष इसमें जिला अधिकारी हैं। नियम धारा 8 ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें कई किस्म के लोग हैं लेकिन जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जानकारी ग्राम सभा व ग्राम वनाधिकार समिति को उपलब्ध कराई गई है या नहीं। इस बारे में परीक्षण करेगी कि सभी दावे खासतौर पर आदिम जनजातीय समूह, पशुचारकों, घुमंतु जनजातियों के सभी दावों को कानून के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान किया गया है। इस बात का ये उपखंडीय समिति द्वारा तैयार किए गए वनाधिकारों के दावे और अभिलेखों पर विचार कर अंतिम रूप देगी तथा वनाधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित कॉपी संबंधित दावेदार और ग्राम सभा को देगी तथा अभिलेख के प्रकाशन राजस्व अभिलेखों में सुनिश्चित करेगी। जो हमारा रिकॉर्ड रूम है, जो रिकॉर्ड होता है उसमें ये दुरुस्तीकरण के लिए आदेशित करेगी। उपखंड स्तर की समिति से व्यथित व्यक्तियों या ग्राम सभा के अर्जियों की सुनवाई। जिस दावेदार का कोई मामला उपखंडीय समिति में नहीं सुलझता है तो ऐसे दावेदारों को भी सुनने का काम जिला स्तर की समिति को करना है। अब इससे आगे है राज्य स्तरीय निगरानी समिति। नियम धारा 9 के तहत राज्य निगरानी समिति के अध्यक्ष, पिछले समय में ये बताना भूल गया थोड़ा सा कि इसमें अध्यक्ष हैं जिला स्तर की समिति में जो अध्यक्ष हैं वो तो जिलाधिकारी हैं और इसके जो सचिव हैं वो जिला समाज कल्याण अधिकारी या जहाँ पर अनुसूचित जनजाति मंत्रालय है वहाँ उसके जो जिले के अधिकारी हैं वो इसके सचिव रहेंगे। वन विभाग का जो डीएफओ है वो इसका सदस्य है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ केवल सदस्य है, वो इसका कोई पदाधिकारी नहीं है। इसमें जो है जिला पंचायत सदस्य
होंगे, इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग इसमें शामिल होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि केवल जिला स्तर की समिति में अगर वन विभाग का डीएफओ है तो वो केवल सदस्य है, उसकी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमें ये बात को ध्यान में रखना होगा। राज्य स्तरीय निगरानी समिति में भी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति में जो इसके अध्यक्ष हैं वो मुख्य सचिव हैं, पूरे प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, और इसमें जो सचिव हैं वो जहाँ की जो नोडल एजेंसी है, जो विभाग है, जैसे उत्तराखंड में समाज कल्याण इसकी नोडल एजेंसी है, तो सचिव समाज कल्याण इसका सचिव होगा, और दूसरे प्रदेशों में जहाँ अनुसूचित जनजाति मंत्रालय है वहाँ अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के सचिव इसके सचिव होंगे, और इसमें पीसीसीएफ रहेंगे। इसमें राज्य निगरानी समिति में हमारे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम उस समय की बात याद करते हैं कि राज्य निगरानी समिति में भी जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या वनासित समुदाय के लोग हैं वो आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें रखे जाने आवश्यक है। जिन प्रदेशों में नहीं है तो हमारे संगठन की तरफ से ये आवाज बुलंद तरीके से उठनी चाहिए कि जो लोग जंगल पर निर्भर हैं उनमें से राज्य निगरानी समिति में आमंत्रित सदस्य के रूप में रखे जाने आवश्यक है। अब है इसमें सामुदायिक फार्म ख का प्रारूप, इसको हमें किस तरीके से भरना है। मैं समझता हूँ दावे भरने के लिए माता दयाल जी को ये करना होगा। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अधिकारों के उल्लंघन करने पर जो कानून में सजा है। आमिर भाई क्या दावे भरने के बारे में बताऊं? जी मुनीलाल जी आप ही तो उसको बता दें अभी थोड़ा, क्योंकि वो बाहर बैठे हैं, शायद उनकी आवाज में इतनी क्लैरिटी नहीं होगी। आपकी आवाज सही आ रही है और अच्छे से चल रहा है। हाँ बात बता दीजिए, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रारूप ख है जिसको हमें जो इसमें दर्शाया गया है वो प्रारूप ख भरना बहुत ही वो है कि इसमें एक एक चीज पढ़नी होगी हमें, उसके बाद भरना है, और किताब साथ में रख के भरनी है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता नियम 2007 भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय, ये लिखा होना आवश्यक है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि फोटो स्टेट करते समय ये ऊपर की जो लाइनें हैं छूट जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपबंध 1 ये नियम में दर्शाया गया है, जो आपकी कानून की किताब में है। उपबंध 1 नियम 6 के जह में देखना है, प्रारूप है सामूहिक वन अधिकारों के लिए दावा प्रारूप नियम 11 के उपधारा 1 के क और 4 में देखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके माध्यम से हम इस पूरे फार्म को भर सकते हैं। दावेदारों का नाम, ये बहुत ही आवश्यक है कि इस किसी भी जगह पर अगर हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं वहां पर निवेदक या दावेदार लिखते हैं, लेकिन हमारे इस प्रारूप में दावेदारों शब्द है, लेकिन ये पहला विशिष्ट कानून है जहां महिला और पुरुषों का नाम आना आवश्यक है, इसलिए इसमें महिला और पुरुष दोनों के नाम आते हैं। वही इसके दावेदार हैं, वही आवेदक भी। FDST समुदाय ये अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स और इस तरीके से वो है, अन्य परंपरागत वनासित समुदाय हैं या अनुसूचित जनजाति के, तो इसमें हाँ या ना करना है। फिर ग्राम कौन सा है, ये गांव लिखते समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी ग्राम सभा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आपका ऐसा पाड़ा टोला है जहां किसी भी सेंसस में नहीं है, तो आपको अपना निसंकोच होकर उस गांव का नाम लिखना है जिस गांव के आप निवासी हैं, चाहे वो सरकारी अभिलेख में दर्ज है या नहीं है। ग्राम पंचायत अगर नहीं है तो आप उसी पंचायत है तो लिखिए, अगर पंचायत नहीं है आपकी तो आपका जो ग्राम सभा उसी का नाम लिखिए। और तहसील और तालुका जहाँ है वो लिखना होगा, जिला हमें जिस जिले में हम रहते हैं। प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप, जो हमारे सामुदायिक अधिकार हैं, जो उससे पहले जो हमारे वन विभाग के हमारे यहाँ जनपद सहारनपुर और हरिद्वार में हकदारी गांव की सूची होती थी, ऐसे अभिलेख शायद आपके यहाँ सभी जगह उपलब्ध होंगे। तो हमारे जो सामुदायिक अधिकार हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए घास फूस हो या अपने उपयोग के लिए या रोजी रोटी चलाने के लिए जड़ी बूटियों का है, उन तमाम का जिक्र हमें यहाँ पे करना। सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार के रूप में अगर कोई भी है किसी भी नाम से ज्ञात हो, उसका भी जिक्र इसमें करना है। नियम की धारा 3(1) का ख, मतलब किताब को खोलने के साथ साथ इसी पर अगर ये फार्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो इसके सामने वाला देखना है आपको कि सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार यदि कोई हो
तो अगर आपके कुछ भी याद नहीं है तो आपको किताब खोलनी है, कानून की किताब खोलनी है, उसमें देखना है अधिनियम की धारा 3 एक ख कहाँ है, उसको आप पढ़िए, उसके अनुसार आपको पूरी जानकारी मिलेगी और उसे भरा जाएगा। गौण वन उत्पादों पर अधिकार यदि कोई हो, लघु वनोपज का आपको पूरा पता है, वो उसमें हमें भरना है। और इसके आधार पर एक चीज़ और है, अगर कहीं पर ये भी दिक्कत आती है कि हमें ये देखना नहीं आ रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं अधिनियम की धारा 3 एक ख के अनुसार अधिकार देय हों। इसमें भी यही लिख सकते हैं अधिनियम की धारा 3 एक ग के अनुसार अधिकार देय हों। पहली बात इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद लिखिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो यही लिख दीजिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामुदायिक अधिकार, उपयोग या पात्रता, मछली या जलाशय यदि कोई हो, आपके आस पड़ोस में जहाँ भी आपका ये मछली या जलाशय है उसका अधिकार ये इसमें आप लिखना है। चरने के लिए आपका जो क्षेत्रफल है, नक्शे सहित आपको उसमें लगाना है पूरे गांव का, कि हमारे पशु यहाँ तक चरते हैं। पारंपरिक संसाधनों तक यावारों और पशुपालों की पहुंच, आप एक गांव से दूसरे गांव तक भी अगर जाते हैं, उस पहुंच का उसका आप मान लीजिए आप एक विशेष मौसम के समय में एक जगह रहते हैं, दूसरे मौसम में दूसरी जगह रहते हैं, इस तरीके के उसमें आपको उल्लेख करना पड़ेगा, जो नियम की धारा 3 एक 6 के अनुसार आपको भरना पड़ेगा। पीटीजी कृषि पूर्व समुदाय, प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक विधियां यदि कोई हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी कानून में पीटीजी कृषि उससे पहले जब हमारे इसको पूर्वजों के द्वारा रूढ़िगत बोलते हैं इसको, रूढ़िवत जो भी है हमारे उस समय के जितने भी हमारे संसाधन है उनका उल्लेख होना आवश्यक है, जो अधिनियम की धारा 3 एक के अंग में दर्शाया गया है। जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से वन विभाग का ये कहना है कि जहाँ-जहाँ लोग रहेंगे वहाँ वन नहीं रह सकते, लेकिन एक तरफ एक जैव विविधता शब्द है जिसके बिना हम ये प्रकृति नहीं है। हमारे जंगल में जहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया, वहाँ से जंगली जानवर भी विस्थापित हुए हैं। तो जैव विविधता का मतलब है कि हम सबको इकट्ठा रहने का जो बौद्धिक ज्ञान है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसको हमें तैयार करके उसका मसौदा तैयार करके वन विभाग को और सरकार को देना होगा। अन्य पारंपरिक अधिकार, जो इसमें से कुछ अगर छूट गया होगा जो आपकी याद है, आपके इलाके में और भी कुछ है जो हमसे छूट गया है उसको यहाँ पे लिखना है, जो अधिनियम की धारा 3 एक 6 के अनुसार है। समर्थन में साक्ष्य, वही नियम 13 के तहत, इसमें ये दर्शाया गया है कि आपके नियम 13 के तहत कोई भी 2 साक्ष्य आपके पास हैं, उनके अनुसार आप इसमें संलग्न करने के साथ-साथ इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये जो है ये ग्राम वनाधिकार समिति का कर्तव्य बनता है, एक जगह एकत्रित करने के बाद इन दावे पर पत्रों को खंडी समिति को भेजने का काम करेगी। और नीचे दावेदारों के जहाँ हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगा हुआ, वहाँ कोई भी पुरुष ये ना सोच ले कि केवल इसमें मेरा ही हस्ताक्षर और मेरा ही अंगूठा लगना है। ये खुशी की बात तो ये है कि जिस तरीके से हम हमारे संगठन की जो मूल भावना है, जिसमें पुरुषवादी पितृसत्तात्मक सोच के आधार पर हम जिसका विरोध करते हैं, यहाँ हर व्यक्ति या महिला इसमें दोनों के साइन होने आवश्यक है। सामुदायिक फार्म गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गैप है ये 2012 के सामुदायिक वन उत्पादन के लिए दावा प्रारूप, अधिनियम की धारा 3(1) और नियम 11(1) में और 4 क में देखना होगा। और इसमें ऊपर से ही अगर हम पढ़ना शुरू करें, अभी तक हमने व्यक्तिगत दावे भरे हैं, काफी जगह ऐसी हैं जहां हमने अभी तक सामुदायिक दावा प्रपत्र नहीं भरा, जिसकी हमारे क्षेत्रों में तैयारी भी चल रही है, कहीं पर भरे जा चुके हैं। इसको पढ़ना आवश्यक है। सामुदायिक वन संसाधन के लिए दावा प्रारूप, अधिनियम की धारा 3(1)(1) और सब क्लोज 1 में नियम के 11(1) और 4 क में देखना है। इसमें पहला ही शब्द नंबर 1 पे जो लिखा गया है वो समझने गया है ग्राम सभा या ग्राम, इसमें किसी व्यक्ति का नाम या महिला का नाम नहीं है, इसमें ग्राम सभा का नाम है। और ग्राम सभा का मतलब फिर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो गांव किसी भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत से जुड़े हुए नहीं है, वहां पे अपने गांव का नाम लिखेंगे, वही ग्राम पंचायत तहसील और ये लिखा जाएगा, जिला उसमें लिखा जाएगा। ग्राम सभा के सदस्यों के नाम, इसमें ये साथ साथ दिखाना शायद जरूरी है, जो सामुदायिक वन संसाधन के हक के लिए दावाकर्ताओं की सूची नमूना जिससे दूध व खीरी का है। इस तरीके से हम इस फार्म को जब भरेंगे तो भरते समय यहाँ पर
जहां इन्होंने लिखा गया है कि ग्राम सभा के सदस्यों के नाम प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित एसटी ओएसटी मतलब वो अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का या अन्य परंपरागत है, तो इसको हमें भरने का काम करेगी। और जहां हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं उसका खसरा नंबर, उसका कंपार्टमेंट संख्या यदि कोई ज्ञात हो तो, और अगर ज्ञात नहीं है तो हम वन विभाग के अभिलेख से उनको लेने के उपरांत इसमें भर सकते हैं, भरना चाहिए। सीमा से लगते हुए इसकी जो चौहद्दी होती है वो लिखना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां तक हम अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां सामुदायिक अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं, पूरे ग्राम सभा का एक ही दावा प्रपत्र होता है, उसकी पूरी आपको नक्शा नजरिया बनाना पड़ेगा। सामुदायिक फार्म गय का प्रारूप 2, पेज संख्या 2, इसका पेज संख्या 1 के बारे में ये दर्शाया गया है, अब पेज संख्या 2 है। और नीचे की तरफ जहां पे दर्शाए गए दावेदारों के अंगूठा हस्ताक्षर, वो आगे की तरफ हम संलग्न सूची के आधार पर दावे लगाएंगे। सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक नियम 8 का सब क्लोज 1 देखना है, उसमें भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, तहसील और तालुका, जिला, अनुसूचित जाति, अन्य परंपरागत वन निवासी, तो इसमें पूरे ग्राम सभा का है। अगर हमारे पूरे ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति भी है और अन्य परंपरागत भी है तो दोनों लिखने हैं, दोनों समुदाय लिखने हैं। अधिकार का वर्णन और प्रकृति जिसका समुदाय पारंपरिक रूप से संरक्षण या परीक्षण करता रहा है, वो तमाम चीज जो समुदाय के हक के लिए उनके रोजगार से संबंधित है या पूरी जीविका से संबंधित है, उन तमाम चीजों का इसमें जिक्र करना आवश्यक है। उसकी प्रकृति क्या है जिसका उपभोग करना है। सीमाओं का वर्णन जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा, चिन्ह तक और खसरा कंपार्टमेंट संख्या, रूढ़िजन्य सीमा भी है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दर्शाई गई सीमाएं हैं। इसमें राज्य की सीमा या किसी जिले की सीमा या ग्राम पंचायत की सीमा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा कि यहाँ तक हम लोग ये किया करते थे, उन सीमाओं का जिक्र होना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण है। ये जो दूसरे नंबर का जो है, इसे जब हम लोग भरेंगे, इसका जो पेज संख्या 1 का सत्यापन होने के उपरांत इसका जो है, इसमें प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी यानी कि डीएफओ या उसके समकक्ष अधिकारी वन विभाग का, वो हस्ताक्षर करेगा। जिला जनजाति अधिकारी, अगर जहाँ जनजाति अधिकारी नहीं है तो वहां पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, और नीचे जो है जिला कलेक्टर यानी कि जो जिला अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर होने के बाद ये मूल आदेश जो है वो ग्राम सभा को वापस किए जाएंगे और ये जो है सामुदायिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अधिकारों के उल्लंघन करने पर कानून में सजा के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। हम इतनी चीज करने के उपरांत अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन कानून के तहत कोई करता है, किसी भी प्राधिकरण या कमेटी या अफसर या समुदाय वनाधिकार समिति 2006 वनाधिकार अधिनियम नियमावली 2008 का उल्लंघन करता है तो उसे वनाधिकार श्रम कानून के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा। उसके खिलाफ जांच की जा सकती है और उसके खिलाफ 1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, कानून की धारा 7। इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्सर हम अभी तक भी इस कानून की धारा 7 का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम वनाधिकार समिति का एक कर्तव्य बनता है कि जहां जहां हमारे दावे प्रपत्र उपखंडीय समिति में विचाराधीन हैं तो हम धारा 7 के तहत उन दावे प्रपत्रों का इस टाइम क्या स्टेटस है, स्टेटस को क्या कहें हिंदी में, इस समय क्या स्थिति है उसका हम क्या दर्जा है उसके तहत हम पूछ सकते हैं। और पूछने के बाद अगर ये नहीं चल रहे हैं तो खंडीय समिति को हम खास तौर से लिख सकते हैं कि आपके खिलाफ कानून की धारा 7 के तहत ये हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर हमारे दावे प्रपत्रों का निस्तारण कीजिए, सुनिए इसको। ग्राम सभा ऐसे प्राधिकरण, कमेटी या अफसर जो इस कानून का उल्लंघन करते खिलाफ पारित कर सकती है। और इसमें दर्शाया भी गया है कि अगर राज्य निगरानी समिति 60 दिन पर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है या जांच नहीं करती है तो कोई भी अदालत वनाधिकार कानून 2006 के तहत इन अपराधों को संज्ञान में ले सकती है और आपराधिक मुकदमे दर्ज कर सकती है कानून की धारा 8 के तहत। ये बात मैंने पहले भी कही है कि जिस तरीके से हमारे देश के न्यायालय अपने आदेश दे रहे हैं वहां हम अपनी पैरवी किस तरीके से कर पा रहे हैं। या तो ये जिस तरीके से कहा कि राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि कमेटी बनाइए और उन दावे प्रपत्रों को सुनिए, बल्कि ये होना चाहिए कि जो ग्राम सभा ने फैसला लिया है, ग्राम सभा इसमें सर्वोपरि है,
ग्राम सभा का जो फैसला है उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करे, संबंधित अधिकारियों को वहां भेजे और जो ग्राम सभा के फैसले उसको लागू करने का काम। ये भाषा का बदलाव होना बहुत आवश्यक है। वनाधिकार कानून 2006 की धारा 8 के तहत नोटिस मिलने के बाद राज्य निगरानी समिति का यह दायित्व बनता है कि वनाधिकार कानून के तहत संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जबकि ऐसा बहुत कम हो रहा है, तो ये इसमें दर्शाया गया है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें शायद ये जो दस्तावेज जिसको मैं पढ़ भी रहा हूँ, जो दर्शाया गया है, स्क्रीन पे भी दर्शाया जा रहा है, यह हर एक गांव की ग्राम वनाधिकार समिति या ग्राम सभा के कुछ सदस्यों के पास उपलब्ध होना आवश्यक है। अगला है इसमें सामुदायिक वन संसाधन के हक के लिए दावेदारों की सूची, जो आपकी स्क्रीन पे है। इस तरीके से वो जो सामुदायिक दावा प्रपत्र है उसे भरने के साथ साथ ये संलग्न सूची होगी, जो एक नमूने के रूप में लखीमपुर खीरी के साथियों ने भरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भरा है। तो इस तरीके के प्रमाण के रूप में हमारे क्रम संख्या 1 से जहां तक भी है, जिसमें दावेदार का नाम और उसके पिता पति का नाम, परिवारों की कुल संख्या और परिवार सहित फोटो और उसका अंगूठा, इस तरीके से लगने के साथ, और हमारे एक गांव में मान लीजिए 150 लोग हैं, तो क्रम संख्या 1 से 150 केवल एक ही दावे प्रपत्र पे लगेगा। तो ये है। और इसमें जो साक्ष्य के रूप में है सामुदायिक अधिकारों की सूची, जो हमारे जंगलों के अंदर है, जिस तरीके से ये नमूने के तौर पे है, जो सोनभद्र का नमूना प्रस्तुत किया गया है, इसमें जो उसमें प्रजातियां हैं उनका लेख होना आवश्यक है कि ये हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्या सूची है जिसका हम उपयोग करने के लिए सामुदायिक दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। सामुदायिक अधिकारों की सूची सोनभद्र का नमूना दर्शाया गया है। इसके बाद है ग्राम धोमा सोनभद्र द्वारा तैयार नक्शा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जहाँ का सामुदायिक अधिकार पत्र आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, हम सामुदायिक दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका नक्शा नजरिया होना बहुत आवश्यक है। तो ये सोनभद्र का एक उदाहरण के तौर पर, जरूरी नहीं है। एक चीज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कभी यही नक्शा निकाल के सब लोग लगा लें। आप जिस जगह हैं, मान लीजिए मैं देहरादून में हूँ, उत्तराखंड में हूँ, हरिद्वार में हूँ, तो मुझे हरिद्वार का नक्शा बनाना है, लेकिन बनाना किस तरीके से है उसका एक तरीका ये दर्शाया गया है, जो ग्राम धोमा सोनभद्र के द्वारा तैयार नक्शा है। हमें इस तरीके से दर्शाना है अपना नक्शा तैयार करने के साथ साथ अपने क्षेत्र का नक्शा तैयार करना है। तो ये मुझे आपको कहना था। दूसरा नक्शा हमारे पास है ग्राम सोननगर सोनभद्र का नक्शा है। तो ये दो नक्शे आपको इसीलिए दिखाए गए हैं ताकि अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्रों में, वहाँ की जहाँ सीमाएं हैं, किस तरीके से आपको घुमाना है, किस तरीके की प्रजातियों के पेड़ हैं, कहाँ बस्ती है, कहाँ नदी है, ये सब चीज दर्शानी है आपको। ये आपको नमूना दर्शाया गया है। फिर है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले लघु वन उपज की सूची। हम अपने इलाके में किस तरीके से हमारा लघु वन उपज है, जैसे हम उसमें भी दर्शाते हैं जब प्रशिक्षण का काम करते हैं। लघु वन उपज में बांस, तेंदू पत्ता, इस तरीके के, तो जो भी आपके यहाँ उपभोग करने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी सूची भी तैयार होनी चाहिए, जो हमारे सामुदायिक दावे प्रपत्र के साथ हम उसको संलग्न करेंगे। ये सूची होनी आवश्यक। नमूना है फिर लघु वन उपज की सूची। ये कैमूर क्षेत्र का भी एक नमूना दर्शाया गया है। कैमूर में भी जो है, कैमूर क्षेत्र में पाए जाने वाली गौण वन उत्पाद की सूची, वहां पे जो सूचियां हैं वो अपने अपने इलाकों में ये सूची लगनी बहुत आवश्यक है कि क्या क्या चीज पाई जाती हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, कौन से सीजन में इसको इकट्ठा करते हैं। इसका हमें, बल्कि मेरा सुझाव ये भी है कि जो हम अपनी जड़ी बूटियां निकालेंगे वो उसको संग्रह करने के बाद कौन से सीजन में हम उसको बेचने का काम करें, जो हमें बाजार मूल्य उसका अधिक मिल सके। दावेदारों की सूची और रजिस्टर में अंकित कर, एक रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर का एक है जो इसमें सामने दर्शाया जा रहा है कि दावेदारों की सूची और रजिस्टर में अंकित करना। ये रजिस्टर बनाना आवश्यक है, जिसका हम एक कॉपी हम इस उपखंडीय समिति को प्रस्तुत करेंगे और एक हमारे पास रिकॉर्ड में रहना आवश्यक है। ये इस तरीके की सूची को तैयार करें।
दावे की फाइल तैयार होने के बाद क्या दस्तावेज लगाए हैं उसकी सूची इस प्रकार से लगाई जानी आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम मैं अपनी भाषा में इसको विशेष सूची कहता हूँ। फाइल नंबर 1 जैसे ये ग्राम मझौली सोनभद्र का एक प्रारूप है। इसमें दस्तावेजों की सूची, ग्राम सभा का प्रस्ताव, ये बहुत जो आप लगा रहे हैं ये चीज इसमें आ जाएगी। क्या-क्या आपने ग्राम सभा का प्रस्ताव लगाया, सामुदायिक फार्म उपबंध एक प्रारूप तय लगाया है, सामुदायिक वन संसाधनों के लिए जो चीज आप लगा रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट इसमें आनी चाहिए। ये चीज हमने इसमें लगाई। एक और इसमें दर्शाया गया है वन विभाग की 1973-74 व 1982-83 की कार्य योजना। ये वर्किंग प्लान है, कार्य योजना इसको बोलते हैं हिंदी में, जो वन विभाग के द्वारा हर 10 साल के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाती है। इसमें क्षेत्रीय लोगों की, क्षेत्रीय गाँव की, क्षेत्रीय हकदारी का जिक्र उसमें होता है। हमारे पास अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग वर्किंग प्लान है। ये वर्किंग प्लान 1930-31 से पहले तक के हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय से हमारे पास वर्किंग प्लान है, बल्कि वर्किंग प्लान से पहले हमारे पास गजेटियर हुआ करते थे। गजेटियर की कॉपी और वर्किंग प्लान की जिसमें हमारे हित में दर्शाए गए पूरे चीजें हैं उनको हमें लगाना आवश्यक है। मिर्जापुर का गजेटियर नमूना ये हमारे पास इसमें मौजूद है। माता दयाल जी, हमारे पास मिर्जापुर का गजेटियर नमूना है। ऐसे ही नमूना शायद रोमा जी के पास हो या कहीं भी हो, अगर नहीं भी तो उसको निकाल लेंगे। गजेटियर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोबारा निकाल लेंगे, नेट से निकाल के भेज देंगे माता दयाल जी। दोबारा ये गजेटियर लगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वर्किंग प्लान से पहली चीज है। अंग्रेजी हुकूमत के समय में गजेटियर तैयार किया गया था और गजेटियर पूरे वन विभाग की जो इनकी धारणाएं थी उसके आधार पर ये दर्शाया गया है और इसी में हमारे लिए हमारे हित की भी कुछ बात लिखी गई है। तो इसको हमें लगाना बहुत आवश्यक है। हर जगह, हर क्षेत्रों में ये दर्शाया गया है। एक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अमीर हसन की किताब है, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है उसमें ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, उपनिवेशिक में आदिवासी जनजाति समुदाय के विकास, संवैधानिक नियम व्यवस्था, ये मैं समझता हूँ ये हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है, जहाँ जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं। मैं खास तौर पे कोल और वन गुज्जर और जो उत्तर प्रदेश के आदिवासी हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी, और इसमें साफ साफ लिखा है कि वन विभाग ने आदिवासियों की जमीनों को लूटा है। कैसे लूटा है उसका पूरा ब्यौरा है इसमें। ये एक रिपोर्ट अपने आप में प्रमाणिक है जिसको सरकार ने स्वीकार किया और ये प्रकाशित की गई किताब है। तो इसको लगाना बहुत आवश्यक है। तो एक तो ये किताब आपके पास होगी या संगठन से मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, इसको लगाना आवश्यक है। फिर इसमें आया है ग्राम वनाधिकार समिति के कर्तव्य कार्य। इसको मैं बता देती हूँ मुन्नीलाल जी, इस ग्राम सभा वाला काम को मैं कर लेती हूँ, है ना। हाँ, ये वाला पोर्शन मैं ले लेती हूँ। तो मुझे लगता है काफी कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बता दिया है। थक भी गए होंगे आप। आप माता दयाल जी, रानी जी, समझ में आया कि नहीं है? रानी पूरा महिलाओं को लेकर बैठी है। हाँ, महिला पुरुष सभी बैठे हैं दीदी। मैं मतलब कि समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ आ रही है, सभी लोग सुन रहे हैं। तो वो कागज भी आपको तीस्ता जी ने पोस्ट कर दिए, ये जो जिससे देख देख के बता रहे हैं हम लोग। हाँ दीदी, अभी आए नहीं है, इस वजह से मैं अपना व्यक्तिगत बना लूं। आ जाएगा 1-2 दिन में। आप और ऐसे कॉपीज है रानी जी, ऐसी कॉपीज है पूरी जी। आपको वो आपके पेन ड्राइव पेन, हाँ पूरा तालमेल के साथ काम करना है ना। तालमेल बहुत जरूरी है, बिना संगठनिक ताकत के काम नहीं हो पाएगा ना जी। आप लोग बिल्कुल तालमेल एक बना के रखिए। और मैं थोड़ा ग्राम सभा के विषय में, हमारी तरफ से तालमेल की तो कोई कमी नहीं है, हम तो तालमेल बना के रहे हैं, लेकिन अब लेकिन को वही सुलझा लो, इधर तक ना है हमारे पास। बात करते हैं इसका ग्राम सभा का, है ना। थोड़ा माइक बंद कर दीजिए रानी जी। तो हम लोग अभी ग्राम सभा की बात करते हैं, जो मुन्नीलाल जी ने बताया कि ग्राम सभा सबसे ज्यादा जरूरी है।
ग्राम सभा की बात अभी कोई नहीं समझ रहा है। जो संगठन से जुड़े हैं वही लोग समझ रहे हैं, और इसको बना लेना जरूरी है, नहीं तो बाद में सब जान जाएंगे तो दलाल लोग घुस जाएंगे इसमें। और इसका बहुत बड़ा फायदा है। अभी हमारे सोनभद्र के साथी जहां पर पडरक्ष गांव में प्रेम नगर में, जहां पर जेसीबी लेकर वन विभाग पहुंच गया था, खड्डे खोद रहा था, वहां के साथियों ने ग्राम वनाधिकार समिति के लेटर हेड पर शिकायत दर्ज की, और उस शिकायत के तहत यूपी के जनजाति विकास से लेटर आया है, डीएम को निर्देशित किया है कि डीएम जो है वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों के दावों का सत्यापन करे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोगों को समझना है कि हम ग्राम सभा की पावर को कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो ग्राम सभा का गठन आपको करना है। ग्राम सभा की जो है वनाधिकार समिति का उसमें चयन करना है, जिसमें 50% तो महिलाएं हों। बिना महिलाओं के कोई काम नहीं चलेगा, है ना। और उसके बाद आप लोगों को एक रजिस्टर मेंटेन करना है ग्राम सभा का। समझ में आ रही है ना। ग्राम सभा का रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें सारे प्रस्ताव लिखने हैं कि आज हमने ये प्रस्ताव लिया, आज हमने दावा भर ग्राम वनाधिकार समिति का गठन किया, आज हमने दावा भरने का प्रस्ताव लिया, उसमें इतने लोग रहेंगे, ऐसे दावा भरा जाएगा, फिर हमको कब दावा भरना है, कब दावा करने जाना है, उसका हमको प्रस्ताव लेना है। अगर मान लो कोई वन विभाग अधिकारी आता है गांव में धमकाने के लिए, खड्डा खोदने के लिए, उसका फौरन ब्यौरा अपने प्रस्ताव में तैयार करना है और उसको लिखित शिकायत दर्ज करनी है ग्राम वनाधिकार समिति के लेटर हेड पर। और अब से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ग्राम सभा नोटिस भी भेज सकती है, वन विभाग को नोटिस भेजे जाएंगे, और उसकी भाषा कैसी होगी वो हम लोग, आप लोग हमको बताइए, वो हम लोग लेटर लिखकर, नोटिस लिखकर भेज देंगे। आप लोग उसको ग्राम वनाधिकार समिति के लेटर हेड पर उस नोटिस को भेजिए। तो ये काम बहुत जरूरी है। और ग्राम वनाधिकार समिति ग्राम सभा की हर महीने में बैठक होनी चाहिए, 2 बार कम से कम, और आपने क्या निर्णय लिया उसका प्रस्ताव में जिक्र होना चाहिए, और उसकी एक कॉपी एसडीएलसी को यानी कि उपखंड स्तरीय समिति को भेजा जाना चाहिए। आज देखिए 7 साल की मेहनत के बाद लखीमपुर खीरी में सारे दावे पास हुए हैं। अभी मैंने गांव के नाम भेजे हैं, करीब 15 गांव जो है बताया है रजनीश जी ने कि वो जो है अभी दावे पास हो चुके हैं। तो 7 साल की मेहनत के बाद ये दावे का पास हुए हैं, जबकि वो निरंतर लगे रहे एसडीएम से बात करना, एसडीएम से मिलना। लेकिन हम लोग अभी यहाँ कई जगह दावे ही नहीं भरे गए, जहां दावे भरे गए हैं वो लोग पूछने जाते ही नहीं है, वो डीएम से भी नहीं बात करने हैं, ना एसडीएम से बात करते हैं। तो हमको हर महीने नोटिस उनको भेजना पड़ेगा, हर महीने मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और तब जाकर हम लोगों को ये काम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए ग्राम सभा की पावर को आप समझिए, उसकी मोहर को, अध्यक्ष की, सचिव की मोहर को बिल्कुल दुरुस्त करके रखिए, उससे बहुत काम होने हैं। और दूसरा कि ये रजिस्टर मेंटेन करना है आपको, हर मीटिंग को आपको उसको विधिवत, जैसे ग्राम सभा का रजिस्टर मेंटेन होता है वैसे मेंटेन करके रखना है, ताकि कभी भी हमको उस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है कि उसमें ये लिखित है। तो ये काम तो कम से कम ये शुरुआत कर ही दें, और इसको करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ यूनियन का काम, दोनों काम साथ साथ चलेंगे। यूनियन का भी रजिस्टर मेंटेन करना, हर गांव में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, हमने तय किया 15 साल से ऊपर हर सदस्य बनेगा घर का, और वो सदस्य बनना बहुत जरूरी है। और वो सदस्य बनेंगे तभी आप दावों का काम भी पूरा कर पाएंगे। दावे आप जो है तभी आपके पूरे हो सकते हैं, या फिर दावों का काम पूरा हो सकता है जब यूनियन की मेंबरशिप आपकी पूरी चुस्त और दुरुस्त होगी। हम लोग मेंबर्स के ही काम करेंगे, बिना मेंबर के काम करने से दिक्कत हो जाएगी, बहुत दलाल लोग घुस सकते हैं, इसमें बहुत सारा खतरा है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, दोनों काम हमको करना है। यूनियन का काम भी, रजिस्टर भी मेंटेन करना है, और ग्राम सभा का रजिस्टर भी मेंटेन करना है। तो ये जो काम है, जहां जहां आप लोग कर रहे हैं, उसको साथ साथ इसको करते रहिए।
तो ये सभी साथियों के लिए है, सोनभद्र के साथियों के लिए भी है, और जहाँ पे दावे नहीं हुए, जैसे उत्तराखंड में अभी खुद मुनीलाल जी के गांव में प्रक्रिया चल रही है, अधिकारी लोग दौड़ भाग कर रहे हैं और 1930 का प्लान बता रहे हैं, उसका 1930 का नक्शा दिखा रहे हैं, जबकि हमारे साथी अभी पूरा नक्शा बना के उनको दिखाया कि अब वो 3 हेक्टेयर का थोड़ी रह गया, अब तो बहुत बड़ा मामला हो गया है। तो इनकी जो है धोखाधड़ी को पर्दाफाश भी आप ही लोगों को करना है। नक्शों को बना के रखिए, दुरुस्त करके रखिए, और जैसे हमारा हरिपुर टोंगिया में अभी अधिकारी लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, तो वहां पर सामुदायिक दावे भरना बहुत जरूरी है। अभी तक वहां पर सामुदायिक दावे भरे नहीं गए हैं। और इसी तरह उत्तराखंड के जो हमारे वन गुर्जर साथी हैं, उनका भी दावा करना बहुत जरूरी है। बिहार में हमारे कैमूर का दावा करना जरूरी है और उड़ीसा का करना जरूरी है। मैं सभी के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि चित्रकूट में हम कर रहे हैं तो हम सभी की बात भी करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी से, तेजी से चलना चाहिए, और दावे के साथ साथ हमें यूनियन की मेंबरशिप भी करनी है, वो साथ साथ चलेगी। 19 और 20 की इकट्ठी होगी, और अगर 21 में होगा तो 3 साल का होगा, अगर 20 में हम लोग अब इस साल करेंगे तो 2 साल का हम करेंगे। तो इसलिए चित्रकूट के साथी इस बात को भी हम लोगों को प्रोग्राम बनाना है कि दावों के दाने के साथ साथ हमारा मेंबरशिप का अभियान कब चलेगा, उसके लिए हम टीम को कब भेजें। एक तो ये आपको बताना होगा इसके बारे में, अभी नहीं है ना? है, हेलो जी, क्या बोल रहे रानी जी? हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये कह रही हूँ कि यहाँ अभी तक 19 और 20 की तो इकट्ठा हो गई है कुछ गांव की, और लोग अप्रैल मई के लिए कह रहे हैं। इस बात भी आप कर लीजिए लोग से, ठीक है, फिर है कि अप्रैल मई में ही हम लोग कर पाएंगे। और 19-20 की कुछ गांव की इकट्ठा हो गई है, कुछ गांव बाकी हैं अभी। अच्छा, हाँ, तो ये लोग कह रहे हैं कि गर्मी के सीजन में ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस समय हमारे पास जो अनाज आ जाता है, तो इस समय हम कुछ कर पाते हैं। और वो उधर ये अपना दावा कब करना है माता दयाल जी? दावा दीदी क्या कहते हैं कि अभी हमारे दावे भरने को हैं, अभी गांव में, जो गांव में 2 साल पहले भर गए हैं, वो अभी जमा नहीं हुए हैं। हाँ, जमा कब करोगे? इस बात के लिए भी थोड़ा सा नाराज है कि मतलब हमारे दावे नहीं भरे जा रहे हैं। हाँ, वही बात हो रही है ना। माता दयाल जी ने तैयारी कर ली है, वो अभी तुम शायद जब जुड़ नहीं पाई थी, तो वही बात हो रही थी। माता दयाल जी ने बोला है कि अभी। हाँ, वो बता रहे। माता दयाल जी बता दिए। हमारे वो छोड़ दिया। माता रुकिए रानी जी, माता दयाल जी अनम्यूट करिए, म्यूट का बटन दब गया है, वो जो बटन है वो दबाइए। हाँ, अब ठीक है। हेलो, बताइए, अब बताइए। हाँ, बताइए। ये अभी दीदी 30 नवंबर तक ये लग जाएगा, इसको सब करते 30 नवंबर के भीतर करेंगे हम। इन नवंबर में इसको जो हम जमा कर देंगे। नहीं तो जो डेट आप बताएंगे तो बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं ना, दिल्ली से भी लोग आ सकते हैं। हाँ, तो बताएंगे। अभी हम लोग तैयारी तो कर लें, कागज ये सब कंप्लीट कर लें, आपको बता दें कि ये कागज है, अभी क्या कमी है, तो वो कमी को आपसे पूछ करके उसको पूर्ति करेंगे। तो हमको अभी लग जाएगा, ये क्या कहते हैं, 30 तक। और अच्छा, ये रानी कौन से गांव का कह रही कि कौन से गांव के लोग नाराज है कि अभी तक दावे नहीं भरे गए? ये रानीपुर की गांव की में है, रानीपुर में हूँ मैं। हाँ, रानीपुर का, क्योंकि 2019 में भर गया था दीदी, जनवरी में, 15 जनवरी में। लेकिन अभी दावे नहीं जमा किए गए, क्योंकि यहाँ अक्सर वन विभाग आज फिर आया है। अभी सकरंगों में लोग, अभी वहाँ पे जैसी मशीन आई, महिलाएं रोक रही हैं, कुछ लोग वहाँ हमारे यहाँ परेशान है, क्योंकि वहाँ के अपनी जमीन तो बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसी मशीन लेके पहुंच गए हैं। तो यहाँ रानीपुर में दोबारा भी आने का प्लान बना रहे हैं। रानीपुर का भरा था माता दयाल जी? हाँ, रानीपुर के भरे हैं। कहो तो हम जमा कर दे, उस रानीपुर के जमा कर सकते हैं हम 2-3 दिन में। इकट्ठा ही करना है, एक साथ। तो यही तो है कि इकट्ठा करते हैं सब, तो उसका जो थोड़ा से जो है
वो भी रहेगा, वजन भी रहेगा इकट्ठा का। ये जो वन विभाग हमला कर रहे हैं, इसका एक इलाज है कि वन विभाग के दफ्तर घेर दो, रेंज ऑफिस घेर दो। इससे पहले दिया था ना। हाँ, आज फिर दादा आए हैं सकरहुआ में, जैसी मंत्री लेके आए हैं लोग बाग, महिला सकरहुआ के लोग बाग वहाँ पे पूरा घेरे हुए वन विभाग को, क्योंकि महिलाएं वहाँ पे नहीं जाने दे रहे हैं। कि जल्दी से जल्दी दावा करके नोटिस भेजा जाए, लिखित नोटिस ग्राम वनाधिकार समिति के तहत। जी तो जी घेराव नहीं करना, दोनों काम चलते रहे। हाँ, क्योंकि अब जमा करना चाहिए तभी दबाव पड़ता है। जी है जी ना, हाँ एक साथ ही करेंगे। हाँ तो आप लोग बैठ के पूरा प्रोग्राम बना लीजिए कब करना है। जी और जी वो जो गजेटियर जो कागज आपको नहीं मिल रहे हैं, वो मैं नेट से निकाल के दोबारा भेज दूंगी आपको, कौन सा लगा। दीदी वो जो है अमीर हसन वाली किताब है, आपने दिया है हमको, वो जो है वो भी दिया है माता दयाल जी, वो भी दिया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगी उसके। ना दोबारा भेज दीजिएगा दीदी, ताकि आसानी हो जाए। लोग बाग इतने दिन से परेशान है, तो कम से कम उनका जो अधिकार है वो तो मिल जाए, वो के पीछे तो न रहे कागज। आपने तो उसका मुझे पैसे भी दिए थे माता दयाल जी, जी शायद पैसे भी दे दिए थे क्या? हाँ, किताब निकालने के आपने मुझे पैसे भी दिए थे। तो वो तो है, तो परंतु वो इंग्लिश का नहीं, वो तो बांदा का गजेटियर थोड़ी है, वो तो हिंदी में है पूरा। अच्छा, पता नहीं कहाँ, जो भी हम भेजेंगे ना, दोबारा क्यों चिंता कर रहे हैं आप। हाँ, ये वर्किंग प्लान नहीं है, क्या कहते हैं, और वो गजेटियर है आप जो है दिया है, इसमें जो है इसमें 3000 रुपया दिया था मैं उसको निकलवाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए वो निकालेंगे, सारे कागज देंगे आपको, है ना। वो अभी मैं कल परसों तक आपको भेज देती हूँ सब व्हाट्सएप, है ना। तो एक साथ ही जमा करने हैं और इसका हमें पूरा प्रोग्राम बता देना है। और हर गांव में ग्राम वनाधिकार ग्राम सभा मजबूत करना है और यूनियन का काम मजबूत करना है, दोनों, ठीक है ना। और दावा भरने से पहले बता दें, ताकि हम भी दिल्ली से कुछ साथी आ पाए। जी, हम जो है 5 दिन के पहले बताएंगे आप लोगों को, 1 हफ्ता पहले बताइए आप। ठीक है ठीक है जी जी, ज्यादा दिन पहले, ताकि टिकट बुक कर ले। ठीक ठीक, तो ये काम हो गया। दूसरा हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो पुराना वो कर लेते हैं, जो उत्तराखंड का प्रोग्राम था उसमें क्या क्या प्रगति हुई है, मुनीलाल जी बता दे। क्योंकि अमीर हमजा जी से बात हुई, उन्होंने मेंबरशिप के लिए वो लोग तैयार है कह रहे, लेकिन कोई उनको वहां पर पहुंचा नहीं अभी तक। वो कैसे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। मुनीलाल जी चमक रहा। हाँ बोलिए। अभी मेरी बात ही तो वो आएगा, फैसला ले लेंगे। हेलो, हाँ आज भी जैसे बात हुई है मेरी। हेलो, हाँ आ रही है। हम जैसे बात हुई है, वो 2 तारीख में देहरादून आएगा। देहरादून आएगा तो आगे की बात करेंगे उससे। लेकिन कुछ और उधर का क्या प्लान बनना है, टोंगिया गांव में दावे भरने का? आवाज नहीं आ रही। हरिपुर और टीरा। क्या बोल रहे दीदी? नहीं, तुम बंद कर दो, तुम्हारी बात हो गई। अच्छा ठीक है, बंद कर दीजिए आप अपना माइक। हरिपुर में और हेलो, एको हो रहा है। दादा को कहाँ बंद कर दे अपना। बोलिए हरिपुर में भरे जाने हैं अभी। और बाकी इधर के एरिया में जो है ना, ये यूपी वाला, इसमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में संपर्क करेंगे। लेकिन अभी टीरा में, हरिपुर में तो हो गया। और यूनियन की मेंबरशिप के बारे में बातचीत हुई। अभी मैं कुछ बात अशोक दा के साथ करूंगा, उसके बाद बता दूंगा।
और मेरा सुझाव है कि उत्तराखंड की यूनियन की वो भी बना लीजिए आप, जो कार्यकारी टीम है, और उसमें एक जॉइंट अकाउंट खोलिए आप अपना और अमीर हमजा के नाम पे, क्योंकि इसमें यूनियन के मेंबरशिप का और जो प्रति सामुदायिक दावा का हम लोग पर फैमिली आप 100 रुपीज आप रखेंगे तब आपके खर्चे चल पाएंगे, है ना। तो वो आप फैसला ले लीजिएगा, एक जॉइंट अकाउंट खोलना होगा। थोड़ी सी बात अशोकता के साथ करके फिर मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ, ठीक है। ठीक। तो अगला हमारा प्रोग्राम है सोनभद्र का और कैमूर का। इसमें हमारे जुड़े हुए हैं साथी सुकालो जी और मुन्नर जी। जरा आप लोग क्या शामिल हैं? सुकालो जी? हाँ जी, सुकालो हैं। सुकालो जी बताइए। फोटो उनका बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है, हिल नहीं रहा। हाँ, वो हिल नहीं रहा है। हाँ सुकालो जी तो है। मुन्नर तो वो बटन ही ऑन नहीं कर पाता ना। हाँ सुकालो जी आ गए लग रहा है। हाँ आ गई। हाँ, सबके नमस्ते। नमस्कार जी। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्ते सबको। बस तैयारी तो चल ही रहा है दीदी, थोड़ा इसी काम से हम खाली हुए, इसके बाद हम तुरंत शुरू कर देते हैं। हाँ सभी साथियों को बता दे 15 दिसंबर को सुकालो जी की बेटी की शादी है। शादी में लगी हुई है सब। तो हाँ, जितना साथी जुड़े हैं वो सबको इनकलाब जिंदाबाद। जो वन अधिकार कानून का जो आजादी मिला था हमारा, वही दिन का जो इनका साहित्य बना निशा जी को शादी करने के लिए। अरे क्या बात है। सबको आमंत्रित है कि सब उनके भाग लेने के लिए जुड़ेंगे, उगाएंगे। तो भाग तो बोल रहा है, कुकड़ों को कर रहा है। हाँ वही बुला रहा है। तो ये सोचे थे अपनी सुभाष जी है कि नहीं जुड़े हुए हैं कि कैमूर का और एक पूरा एक दौरा किया जाए। अब चुनाव भी हो गए बिहार में, और साथियों बिहार की ये सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे जो कैमूर के साथियों ने एकमात्र जो बीएसपी मायावती की पार्टी से कैंडिडेट को जिताकर वो लोग जिताकर विधायिका में पहुंचाए हैं विधानसभा में। तो हमारे कैमूर के साथियों ने किया है। वो अपनी ताकत रखते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है। उन्होंने ना भाजपा को चुना, ना उसको जो लालू की पार्टी को चुना, तीसरे मोर्चे को चुनकर उन्होंने जीतकर विधानसभा में पहुंचाया है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि एक टीम को भेजा जाए जिसमें अमीर हो सकते हैं, हमारे दिल्ली फोरम के साथी हैं, सूजन है, अभी युद्धेश भी जुड़े हुए हैं, उनको भी शायद लेके जा सकते हैं। तो कैमूर का दौरा करके, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करके तब जो है एक जायजा लिया जाए कि वहां पर कब यूनियन की अगर मेंबरशिप हो सकती है उस समय तो मुन्नर भाई संभाल ही सकते हैं। तो 10-11 के ये प्रोग्राम बन रहा है, 18 तक का प्रोग्राम है जी। तो मुन्नर भाई से आप चर्चा कर लीजिएगा सुकालो जी। हाँ और हाँ, बता दीजिएगा हम लोगों। हाँ कर लेंगे। हाँ हम आपकी बेटी की शादी में भी आ जाएंगे। हाँ जरूर। बहुत हमारे जो उड़ीसा के साथी जुड़े हुए हैं अमीर। हाँ जुड़े हैं। अजीत हम लोगों ने ये भी तय किया था कि हम अगली ट्रेनिंग उड़ीसा के साथियों के लिए, दामोदर भाई ने बोला था कि हमको अलग से साथियों को ट्रेनिंग हम लोगों को चाहिए। तो वो साथी भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों का क्या कहना है, हम लोग उसकी तैयारी कब करें या कब डेट वो लोग देते हैं तो उनके पूरे ग्रुप के साथ हम लोग ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये मटेरियल तो उनको बाय पोस्ट जा चुका है, तो तब तक वो उड़िया में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। बढ़िया आप थोड़ा बताइए, आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करिए इसको अमीर भाई। हाँ डमरूधर माझी जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ तो आप बताइए, जैसे हम यहाँ सबकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हम वहाँ खुद नहीं आ सकते, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम
फोन के थ्रू लोगों की एक समझ बनाएं, ताकि एक प्रोसेस जो प्रक्रिया के चलते हम शुरू करें दावों की प्रक्रिया वहां पर। तो आप बताएं कि आपके यहाँ किस दिन हम साथियों के साथ बैठ के ये मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ समझ बने। और उससे पहले हमने अजीत को कुछ दस्तावेज भेज दिए हैं जो संविधान और वन अधिकार पर, और साथ में हमने भेजा है वन अधिकार कानून 2006 जो अभी हमारे मुन्नीलाल भाई और रोमा दीदी ने जो आपको पूरा समझाया है। तो उसको आप अभी बोल रहे हैं उसको आप उड़िया में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और मैं भी कुछ मदद करवा सकता हूँ ट्रांसलेट करने में, कुछ साथियों को जानता हूँ। तो वो उससे पहले आप उसको पढ़ के समझ के और फिर हमको एक तारीख दें, ताकि हम जैसे यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं आपके साथियों के साथ जो है मीटिंग कर पाए। क्योंकि आपने बोला था आपके 3 जिले हैं, जिसमें आपका बोलांगीर है, नुआपाड़ा है, कालाहांडी है, तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट एक साथ। और तो उन साथियों के साथ हम कब करें? अभी तो धान खेती का कटाई चल रहा है जी, तो थोड़ी दिन बाद हम बोलेंगे किस दिन को सुविधा होगा उस दिन में करेंगे जी। अशोकदा कुछ कहना चाह रहे हैं। वहाँ कौन सी भाषा में ट्रेनिंग होगी? उड़िया में करनी है या हिंदी में? हिंदी में भी चलेगा, मगर किसमें आप उड़िया में करते जाइएगा आपको। हाँ इसका मतलब ज्यादा समय लगेगा उसमें प्रोग्राम में, एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अनुवाद साथ साथ करना है ठीक है ना। नहीं, जब उड़ीसा का ट्रेनिंग हो या तो हमारे साथी आमिर वहाँ चले जाएं उस समय, उनको मदद कर सकते हैं। एक दिन जब अभी 1-1.5 महीने बाद रखते हैं उसको टाइम लेके, कोई जल्दी नहीं। हाँ, वहां मैं कुछ साथियों को जानता हूँ, जैसे हमारे वहाँ पे वरिष्ठ साथी है, लक्ष्मीधर है, और भी साथी उनको जोड़ के उनकी मदद लेंगे कि किस तरह से इनको पूरा तैयार कराया जाए। तो ये कटाई होने के बाद कर लीजिए आप, क्योंकि इसको देर करना भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग करने से पहले एक मीटिंग होना जरूरी है वहाँ तैयारी। जी, क्योंकि पहली वहाँ तो एक बनेगा ना, एक समझदारी बनेगी। एक पहले तो मैं वहाँ दादा जा सकता हूँ, ऐसा कर सकते हैं, इनके साथ मिलके दीदी से भी बात करते हैं। अगर जाना भी है तो वहां जाके इनकी मदद कर सकते हैं। कुछ वहाँ के कुछ वरिष्ठ साथी हैं जैसे लक्ष्मीधर है, उनके साथ ये सारे दस्तावेज का इतने हम टाइम पर ट्रांसलेट करा के और वहां मीटिंग रखते हैं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग हम अपनी तैयार कर सकते हैं। नई जगह बहुत कुकड़ों को कर रहा है, इसको बंद करो आवाज को, या काटो इसको। जगह पर ट्रेनिंग थोड़ा बातचीत कर लेने से अच्छा रहता है। जी, अगर आप आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ आएगी, सूजन भी है ना वहाँ पर, अगर जब सूजन भी है रहे वो भी अच्छा रहेगा। पूछ लो सूजन से। सूजन तो वही की है, नुआपाड़ा की है। नुआपाड़ा की तो है वो, है ना दामोदर भाई? जाने से अच्छा रहेगा ना? हाँ, आने से बहुत अच्छा होगा। तो कब आना चाहिए? 15 दिन के बाद मैं बताऊंगा, अजीत भाई के साथ बात करके मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये हमारा ये प्रोग्राम तो हो गया, उड़ीसा का भी नेक्स्ट वो करेंगे। और अब भी हमारा जो अगला है बहुत महत्वपूर्ण जो ट्रेनिंग है वो है उसका सहकारी समितियों का, जो 28 नवंबर को है। 28 नवंबर को तय हुआ था, ये भी शनिवार है और यही समय रहेगा। तो इसमें हम लोग जो पूरा सहकारी समितियों को लेकर आगे की चर्चा चलाएंगे और शुरुआत अगले सीजन से हम लोगों को करना है। इसके बारे में मैं आप सब लोगों को एक बार याद दिला रही हूँ, इसका लिंक हम लोग भेज देंगे आपको। और साथियों, सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी है अभी हमारे पास कि दुधवा में 15 गांव में दावे अभी हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं एसडी उपखंड स्तरीय मीटिंग में। उसका फोटो वीडियो भी मैंने भेजा आपको यूनियन वाले ग्रुप में। और 15 गांव के दावों को जो है तैयार करके
उप जिला अधिकारी समिति को भेज दिया है। वो दावे लगभग मिल जाएंगे, ये हमारा पूरी उम्मीद है और एक बहुत बड़ी जीत है। और अभी शुरू में ये बात हो रही थी कि इसके लिए एक उत्सव मनाना चाहिए और एक टीम को होने के बाद, तो वो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले तो अच्छा रहेगा। गाँव का लिस्ट दिया हुआ है चैट में, साइट में गाँव का लिस्ट है। हाँ चैट में, दादा कह रहे हैं चैट में लिस्ट है गांव का, और दीदी ने जो है वो व्हाट्सएप में भी भेज दिया है, जो ग्रुप है। हाँ दूसरी बात ये दीदी, युद्धेश भी जुड़े हुए हैं। युद्धेश भी बात कर लें, दुधवा वाली बात कर लें। हाँ बुद्ध वाली बात कर लिए, पहले कर लेते फिर युद्धेश की करते हैं बात। जी जी हाँ, तो क्या इसमें क्या सुझाव है आप लोगों के? तुम भी बोल रहे थे ना कि जाना चाहिए वहां पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बल्कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों के साथी भी जाए, अगर टाइम निकाल पाए तो बेहतर रहेगा उत्तराखंड के साथ, ताकि एक प्रोत्साहन मिलता है और एक सीखने को भी मिलता है ना कि वहां पे किस प्रक्रिया के थ्रू गए, तो वो मिलके 2-3 दिन रहेंगे, बातचीत होगी। रजनीश भाई पूरी अपने जो संघर्ष के बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे, तो वो उससे थोड़ा एक जो है हमें सीखने को मिलता है, और साथी भी फिर वो चीज आके अपने गांव में भी बताएंगे, अपने लोगों से शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि चाहे बुंदेलखंड के साथी हों, चित्रकूट के हों, कैमूर के हों, अगर एक भी साथी अगर आता है तो बेहतर रहेगा। वो क्या लगता है अशोकदा, क्या कहते हैं इस पे? मुन्नीलाल जी, अशोकदा, तीस्ता जी। बिल्कुल टीम जाना चाहिए। मेरा सुझाव है हर साथी हर क्षेत्र में हर उत्सव मनाना चाहिए अपनी अपनी जगह। जीत 2018 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद 2000 को मान्यता मिली थी। 9 साल बाद दादा आवाज कट रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज कट रही दादा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2011 में गांव को मान्यता मिली थी। एक लंबे संघर्ष के बाद 97-98 से वो संघर्ष चली थी, 10-12 साल के बाद वो हुई थी। और उस साल बाद अब ये सामूहिक दावे की जो प्रक्रिया 7-8 साल चली और अभी एक मकाम पे पहुंची है, तो ये एक लंबा समय है। इससे हम सब कुछ संगठन के लिए हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़े अनुभव है। तो हम चाहते हैं कि सभी क्षेत्र में अपने साथी लोग इसको अपना समझ के मनाएं, क्योंकि ये सबकी संगठन की जीत है। तो और जो वन अधिकार आंदोलन की जो इतिहास है, जो 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 विरासत है, वहाँ जो आमिर भाई ने दिया है कि प्रतिनिधि सब जगह से जाना चाहिए वहाँ, उसमें लोगों को भी बल मिलेगा, क्योंकि लड़ाई आगे और बाकी है। अभी 15 गांव की हुआ, 46 गांव की अधिकार होनी है वहाँ, तो बाकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो वहाँ जाके उनको एक बल भी मिलेगा, जैसे सुरमा में हम लोगों ने मनाया था 2011 के पहली मई। तो इस तरह से एक दिन मुकर्रर करके वहाँ के साथियों के साथ सब लोग साथी जाए, वहाँ सम्मेलन में उत्सव मनाए और उस उत्सव में हम सब लोग शरीक होंगे। मेरा प्रस्ताव है। और हमारे बाकी वरिष्ठ साथी अगर कुछ जोड़ना चाहें। आप कुछ सुझाव देना चाहें? नहीं, बस मुझे यही था कि अभी आज जो हमारा हुआ है चित्रकूट को लेकर, तो उसमें हमारे चित्रकूट के साथी जो है वरिष्ठ साथी, उसमें माता दयाल जी हैं, रानी जी हैं, वो भी थोड़ा आपस में चर्चा करें और पूछे लोगों से कि उनको आज का सेशन कैसे लगा, ट्रेनिंग कैसे लगा। अगर तो फिर आगे चल के हम लोग कुछ बातें अगर कमी हो
उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें और हम लोग मजबूती से ट्रेनिंग रख सकते हैं अगली वाली। ये बहुत जरूरी है। साथ साथ ये एक दूसरी बात है, इसके साथ साथ सिलसिले में मेरी बात प्रोफेसर साहू से हो रही थी, अशोकदा गीतांजय साहू से, और उनका कुछ TISS का रिसर्च चल रहा है वन पंचायत को लेकर, जो बहुत पुराना उत्तराखंड में एक था ना ब्रिटिश जमाने का, तो वो एक स्टडी कर रहे हैं, वो अलग बात है। मगर वो चाहते थे कि अगर हमारे कोई लोग उनके साथ जुड़े तो उसकी भी जानकारी लोगों को मिले, तो उसके बारे में भी संगठन को सोचना है कि हमें क्या करना है, उनको क्या कहना है, वो अलग एक बात है। और हमने उनको बताया कि हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने वन अधिकार कानून को लेकर और हमारे बाकी जो वन उपद को लेकर। तो वन उपद को लेकर उन्होंने कहा कि अगली बार आप अगर ट्रेनिंग करेंगे तो मुझे 10 मिनट दे दीजिए, क्योंकि काफी राज्यों में, अशोकदा, महाराष्ट्र को छोड़ के बहुत सारे राज्यों में किसी ने अपने राज्यों के कानून में अमेंडमेंट नहीं लाया है, इसीलिए इसको लागू करना मुश्किल हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने छोटा स्टडी किया है। तो जो अभिजीत भी कह रहे थे ना कि महाराष्ट्र में गडचिरोली का एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो उनको मुझे लगता है कि 10 मिनट हमको देना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, ये तो अच्छा हुआ उनको। हाँ 10 मिनट के उनको 20 मिनट दे दो। हाँ, नहीं, क्योंकि ये हम लोग सरकारें इसी तरह कानूनों को नाकामयाब बनाने की कोशिश करती है ना, तो इसीलिए ये FRA को लेकर बाकी झारखंड में उन्होंने कहा बाकी राज्यों में हमें दबाव डालना चाहिए कि वो पुराने कानून को अमेंड करें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लेकर, वन उपद को लेकर, क्योंकि सेंट्रल कानून आ गया है, स्टेट कानून पुराना है। तो ये सब जो एक से एक, जैसे हम लोग लोगों से बातचीत रखते हैं तो हमें जानकारियां हमारी भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है उनको अगले सैटरडे के, अगले शनिवार के इसमें बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वाला प्लानिंग मीटिंग अच्छी, उसको अभी कर देना चाहिए। लोगों वन पे जो 7 तारीख को मीटिंग हुई थी, अच्छी मीटिंग हुई थी, अब हाँ शुरू कर देना चाहिए ट्रेनिंग का। उसके लिए तो मटेरियल इकट्ठा करना, अभिजीत भी पूछ रहा था कि आगे क्या करना, तो मिनट्स बन गया तो मैनिपुलेट करके एक शेड्यूल बना के हम लोग शुरू। नहीं, अभी तैयारी है, 28 को तो हम कर ही रहे हैं ना उसके ऊपर बात। वो जो है ये आमिर ने भेजा है नोट्स ना, अभी तक मुझे तो नहीं मिले। एक बार मैंने आपको मैंने विकल्प में भी भेज दिया, अगर आपका वो वापस आ गया तो विकल्प वाली आईडी में आपको मिल जाएगा। तो जो 30 तारीख से, ठीक है, हाँ, मैंने सुहेल भाई से बोल के, तमारा ने हमको सारी रिकॉर्डिंग और सब चीजें फॉरवर्ड कर दी थी, जो भी उस दिन चैट पे कॉन्वर्सेशन हुई थी वो भी उसने हमें फॉरवर्ड करी है, पूरा रिकॉर्डिंग भी फॉरवर्ड किया है जी। हाँ, उसके अलावा जो थंगम्पन जी ने जो हाइलाइट्स थे उनके मिनट्स के, वो भी मैंने नोट करके फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो वो सबके पास है। मैं दोबारा रोमा दीदी आपको भेज दूंगा आपके आईडी पे। हाँ, वो जो रिकॉर्डिंग आए थे वो मैंने सर्कुलेट अभिजीत को भेज दिया। जी अभी शेड्यूल बनाना। 28 को कौन सी मीटिंग है? कोऑपरेटिव वाली, उसी की तो बात चल रही है, उसी की बात 30 GB कर रही है। 28 को कितने बजे है? तो यही टाइम रखते हैं 2 बजे, क्योंकि 28 को शाम को भी मीटिंग है जिसमें टुकालो को बोलना है। भूमि 11 बजे रखते हैं इसको, भूमि सुधार के लिए 11 बजे रखते हैं, फिर दिन में करते हैं। हाँ 11 बजे ठीक है। अच्छा, पहले युद्धेश की बात करने से पहले गनी गुज्जर ने भी मैसेज भेजा है, वो कुछ बात रखना चाह रहा है। कौन? गनी गुज्जर। गनी अच्छा, गनी गुज्जर है हमारी मीटिंग में जुड़े हुए। हाँ बोलिए गनी साहब। दादा आप म्यूट पे लगा लिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ बोलिए।
आवाज नहीं आ रही आपकी। गनी भाई आवाज चली गई है। तब तक युदेश की बात बता दो, तब तक आ जाएंगे वो। मेरी आवाज हाँ। सुन पा रहे हैं? जी आप मेरी आवाज हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। आ रहे हैं। नहीं आ रही, आप लिख के भेजिए क्या बोल रहे हैं। आमिर तब तक युदेश की बात बता दो, क्या कह रहे थे। हाँ हेलो? युद्धेश, हाँ सभी साथियों को तो पता ही है, युद्धेश हमारे सोनभद्र में रहते हैं, एक जो है रंगमंच के साथी हैं, लिखते हैं और गाते हैं और वामपंथी संस्था से जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बहुत सक्रिय रहे। तो वो हमारे साथ हैं और वो मिलना भी चाह रहे थे दादा के पास आकर सहारनपुर में। कुछ उसका अपना एक खाका वो बनाना चाहता है, क्योंकि वो सोनभद्र में ही रहा है और रहता है वहाँ पे, और तो उसके सिलसिले में वो मिलना भी चाह रहे थे अशोक दा से भी। तो मैंने बोला कि तुम सहारनपुर आ सकते हो, मुलाकात कर सकते हो, 1-2 दिन दादा के साथ रह सकते हो। तो युद्धेश क्या अपनी बात रखोगे? जो इसका पैर ठीक हो गया? हाँ पैर तो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएंगे हम। प्लास्टर काट दिया? हाँ प्लास्टर कट गया? हाँ प्लास्टर कट गया, और क्या है कि थोड़ा ज्यादा मैं कुछ दूर चल रहा हूँ ना, तो इसके बाद सूजन थोड़ी सी हो जा रही है। अभी थोड़ा आराम करना पड़ेगा। हल्की सूजन हो जा रही है। ज्यादा मत चलिए, आराम करो, थोड़ा सिकाई विकाई करो, लाहौरी नमक पानी गर्म करके पैर पे डालो। लेकिन मैं सोनभद्र में तो जा सकता हूँ, इधर नजदीक पड़ेगा तो पार्टिसिपेट कुछ चीजों में भाग ले सकता हूँ। अभी तो वो बनारस में है आजकल तो, लेकिन इरादा क्या है युद्धेश? अपने बारे में बताओ, क्या सोच रहे हो आगे के लिए? हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि सोनभद्र में खास करके बनारस से काफी नजदीक पड़ता है, तो वहाँ मैं जैसे कि वहाँ मैं जा सकता हूँ, जैसे कि चुपन तक या दूधी तक तो मैं अक्सर जा सकता हूँ, क्योंकि साधन भी उपलब्ध हो जाता है, बाइक भी इधर अच्छा साधन मिल जाता है। तो मैं वहाँ कुछ चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, वहाँ पर सहयोग कर सकता हूँ इस संबंध में, खासकर वन अधिकार मुद्दे को लेकर। तब तक मैं वो दिखा भी रहा हूँ, तो ठीक हो जाऊंगा जल्द लगता है। तो मैं पूरी तरह से, मुझे लगता है जब ये अमीर जाएंगे ना, अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे बिहार कैमूर का और सोनभद्र का, वो उसी के साथ ही कैमूर जो जिला है वो मेरा ही जिला है, क्योंकि मेरा सासाराम के पास ही घर पड़ता है। बहुत बढ़िया। और वहाँ भभुआ जो है कुछ रिलेशन भी पड़ता है, तो जिले को मैं जानता हूँ। अच्छा। और वहाँ जो आंदोलन चला था उस संबंध में भी मैंने काफी जानकारी में मुझे मालूम है, तो वहाँ मैं जा सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि वहाँ जाऊँ। अमीर भाई आएंगे तो? हाँ 10-11 को ये लोग प्लान बना रहे हैं जाने के लिए। जी है ना, दिसंबर। ठीक। तो 4-5 दिन वो एक टीम में घूमोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ मैं घूमूंगा। है ना? हाँ वो कर सकते हैं, उसके बाद सहारनपुर का प्लान बना सकते हैं जी, है ना? ठीक रहेगा। बहुत तब तक मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे आप। और रंगमंच से जुड़ के हम अपना कार्यक्रम को वनाधिकार को शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो लगभग अपनी सारी बातें तो हो गई हैं, है ना? गनी गुज्जर की रह गई बात। गनी कहाँ चला गया गनी गुज्जर?
हाँ आ गए गनी भाई। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही, जरा खोलिए अपने इसको, माइक को ऑन करिए। नेटवर्क वीक है इनके। फिर गायब हो गया कनेक्शन। गनी भाई बटन को दाबिए, वो लाल वाला जो है म्यूट वाला। नहीं जा रहा, शायद वो नेटवर्क का इश्यू है, समझ नहीं पा रहे। मुनीलाल जी कुछ जोड़ना है आपको? मुनीजा जी भी हैं आज तो पूरा। हाँ, पहले बात तो आप सबको क्रांतिकारी सलाम। और जुड़ी रही हैं आप? बहुत दिनों बाद जुड़े, क्योंकि नेटवर्क अभी आज काम भी कर रहा था। हाँ, जुड़ गए और अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आगे भी अब जुड़ेंगे, नेटवर्क काम देगा। एक क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे कि ये यूनियन के जो मेंबर बनते हैं वो लाइफ लॉन्ग मेंबर भी हैं, मेंबरशिप है या 5 साल की है, कुछ इस तरह से मेंबरशिप? 5 साल नहीं कर रहे हैं, ईयरली मेंबरशिप कर रहे हैं। अच्छा, ईयरली मेंबरशिप ही रहती है। अच्छा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मैं भेज दूंगी आपको। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो देश वहाँ पर है, जो देश हमारे बनारस के क्रांतिकारी साथी। नमस्कार रितेश जी। हाँ, कैसी हैं? बनारस बिल्कुल ठीक है। और जो देश अच्छा है कि जो, और बहुत क्रांतिकारी साथी हमारे हैं, हम लोगों के हर आंदोलन के गीत की शुरुआत हम लोग उन्हीं से करते हैं यहाँ पर, तो एक खुशी है, मुबारक है भाई, जुड़िए। इसी सेंटर से जुड़ेंगे, आपके सेंटर से हम चाह रहे थे वो भी जुड़ जाए। बिल्कुल। बनारस और पहले सोनभद्र का हम लोग काम देख सकते हैं ना। मुनीजा जी से जाके मिलो भी युद्धेश, अगर तुम्हारा पैर ठीक हो तो उनको कॉल करना। मैं मिलता हूं। युद्धेश जी से हमारी पुरानी मुलाकात हम लोगों की है। बहुत पुराने। बनारस तो मैं आ सकती हूँ एक दिन, हम लोग बनारस में बैठ के थोड़ी चर्चा कर लेंगे सेंटर को लेके। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही अपने सर्व सेवा संघ राजघाट में ही, हाँ, जब भी कहिए हम लोग तैयारी करते हैं, यहाँ पे हो सकती है बात। तो जैसा आप रोमा जी, अशोकदा है, तीस्ता जी है, हाँ, तय करें, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, और आज अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये था कि नेटवर्क ने साथ दिया, और वो मोदी जी ने साथ दिया आपका आज। हाँ, आज नेटवर्क ने साथ। जी दादा। बनारस में एक सांस्कृतिक कार्यशाला किया जाना चाहिए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक बहुत जरूरी है। अलग अलग साथी इकट्ठे होकर बनारस सेंटर पड़ता है और केंद्र का है, तो वहाँ पे कार्यशाला ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मैं जिसकी बात करूंगा वो भी जा सकता है। गाने जो हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जो देश भी आ जाते हैं तो बातचीत करके और इस पर आगे सोचते हैं कि कैसे किया जाए। हाँ, ये आपने सही कहा कि एक कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक यहाँ होना चाहिए। तो आप सबको उसकी बधाई कि आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, और मुझे अफसोस है कि हम पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाए नेटवर्क की वजह से। और ठीक है, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, चलो भाई, मेरी तो बात खत्म हो गई, और किसी को आपको कंक्लूडिंग बात सीधे लोगों को कुछ बोलना बोल दीजिए। मुन्नीलाल, अशोक दा, तीस्ता जी। बहुत बातें हो गई। कह रहे भाई जी ठीक है। सबको अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में चित्रकूट के और रानीपुर साथी लोग इस आंदोलन को बढ़ाए और एक मजबूत संगठन वहाँ फिर से बनाए। एक जमाने में बहुत मजबूत संगठन था वो फिर से बनाए। बिल्कुल।
और ये तीस्ता जी फिर हम लोग मिलते हैं 28 तारीख को। 28 को 11 बजे। हाँ ठीक है, वो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे दादा। ठीक है, सभी साथियों को भाई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीस्ता जी कुछ कह रही है? तीस्ता जी ऑफ। चलिए ठीक है चलिए, सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बोलो जिंदाबाद। मीटिंग को हाँ दीदी ठीक है फिर, बहुत अच्छा रहा रानी आज। हाँ ठीक है दीदी। ये लोग क्या लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे थे क्या? इकट्ठे इतने लोग बैठे थे, सुन कैसे रहे थे? हाँ दीदी लाउड स्पीकर था तुम्हारे पास, कैसे सुन रहे थे सब लोग? सब लोग दीदी बार इसको रख दिए थे, अब बस सब लोग घेर के बैठ के सुन रहे थे। अच्छा हाँ स्पीकर का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ वो तो सही कहती हैं दीदी। हम लोग कह तो रहे कि तुम लोग एक ऑफिस बना लो यहीं पे कम से कम। हाँ मीटिंग छोड़े फिर? हाँ दीदी छोड़िए। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है फिर, सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।